शेनलैंग ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब उसके सारे प्लान स्मूथली चल रहे थे तभी प्राइम मिनिस्टर झू होंगजू अचानक झांगचोंग को ग्लैमरस प्रोविंस का सबऑर्डिनेट कमांडर बनने के लिए रेकमेंड कर देगा, और इस मूव ने डायरेक्टली शेनलैंग के आगे के सारे डिप्लॉयमेंट प्लान्स को डिस्टर्ब कर दिया। आपको बता दें, शेनलैंग का ओरिजिनल प्लान ये था कि जब क्राउन प्रिंस का फैक्शन झांगचोंग पर फ्रैंटिक अटैक लॉन्च करेगा तब वो आगे आकर सॉवरेन के सामने उसके लिए मर्सी की अपील करेगा और इस तरह झांगचोंग की जान बचाएगा। उसके बाद वो निंग झेंग को कंसॉर्ट बियन के पास भेजने वाला था ताकि ड्यूक बियन शाओ सॉवरेन के सामने झांगचोंग को ग्लैमरस प्रोविंस के सबऑर्डिनेट कमांडर के रूप में स्ट्रांगली रेकमेंड करे। इससे निंग झेंग के पास झांगचोंग की जान बचाने का ग्रेस और रेकमेंडेशन का वर्च्यू दोनों होता, जिससे झांगचोंग कंप्लीटली झू फैक्शन और क्राउन प्रिंस के फैक्शन से नाता तोड़ लेता और निंग झेंग की कमांड को एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन अब झू होंगजू की इस बिहाइंड द सीन्स ऑपरेशन ने न सिर्फ झांगचोंग का उन्हें ज्वाइन करने का रास्ता काट दिया बल्कि शेनलैंग को भी ऑफ गार्ड पकड़ लिया, जिससे उसके पास फाइट बैक करने का कोई रूम ही नहीं बचा। सही कहते हैं, जब पॉलिटिकल मीन्स की बात आती है तो पुराना खिलाड़ी हमेशा ज्यादा खतरनाक होता है, और लगता था जैसे सॉवरेन ने शेनलैंग के दिल की इस ग्रीवेंस को भांप लिया था। इसलिए झांगचोंग के जाने के अगले ही दिन उसने ली एन को मार्की ऑफ चंगपिंग्स मैंशन भेजा ताकि फॉर्मल अपॉइंटमेंट डिक्री इशू की जा सके। डिक्री में क्लियरली स्टिपुलेटेड था लान फेंग को मार्की ऑफ चंगपिंग्स मैंशन का चीफ क्लर्क बनाया गया, जिसका रैंक लोअर 6th ग्रेड था। को येचेन को लीडर ऑफ 1000 हाउसहोल्ड्स बनाया गया और 10 लान ब्रदर्स को लीडर ऑफ 100 हाउसहोल्ड्स की पोस्ट दी गई। इस पॉइंट पर यह माना जा सकता था कि निंग झेंग ने फाइनली अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन और मैंशन एस्टैब्लिश कर लिया था और उसकी टीम का फ्रेमवर्क कंप्लीटली बिल्डअप हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस के रेजिडेंस पर झुओ झाओयन इन्वेस्टिगेशन की न्यूज क्राउन प्रिंस को रिपोर्ट कर रही थी। योर हाइनेस लैंड क्लैन के उन 11 बेगर्स की आइडेंटिटीज प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट हो चुकी हैं। वो सब स्पेशल ब्लड लाइन पोजेसर्स हैं। इस स्पेशल इंपीरियल एग्जामिनेशन में उनके स्टैंड आउट होने का रीजन सिर्फ शेनलैंग है। उसने किसी अननोन मेथड का यूज करके इन लोगों की ब्लड लाइन्स को एक्चुअली एक्टिवेट कर दिया है। ये सुनकर क्राउन प्रिंस का चेहरा गुस्से से भारी हो गया, लेकिन वो शांत रहा। रेजिडेंस के चीफ क्लर्क ने यह देखकर डायरेक्टली पूछा, तो क्या हम इस मैटर का यूज करके शेनलैंग को सप्रेस कर सकते हैं और इन लोगों को फॉर्मर फ्लेम एम्परर जियांग ली के रेमिनेंट्स का लेबल दे सकते हैं? झुओ झाओयन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मेरी झुओ फैमिली के डिस्ट्रॉय होने के बाद ग्रेट फ्लेम एम्परर ने एक्चुअली इस मैटर पर रिलेंट कर दिया था। करंट स्पेशल ब्लड लाइन पोजेसर्स को अब जियांग ली के रेमिनेंट्स नहीं माना जाता। झुओ फैमिली के स्लॉटर की उस पुरानी बात का जिक्र आते ही झुओ झाओयन के माइंड में इंस्टेंटली वो मोमेंट फ्लैश हुआ जब वो सबसे ज्यादा डिस्पेयरिंग थी। एक औरत उसके सामने आई और बोली, आई एम सॉरी। तभी उसको पूरा सच पता चला था, और ये औरत कोई और नहीं बल्कि झुओ फैमिली की ट्रेजेडी की इंस्टिगेटर थी, यू किंगडम की सेकंड प्रिंसेस निंग हान। हुआ कुछ यूं था कि उस साल जब निंग हान, झू होंगशू और ग्रेट फ्लेम एम्पायर का एक प्रिंस स्काइज एंड सी पवेलियन में एंशिएंट क्लासिक्स की स्टडी कर रहे थे, उनका एनकाउंटर झुओ येचेन से हुआ। झुओ येचेन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए स्काइज एंड सी पवेलियन आया था और उसकी बॉडी फेस्टर कर रही थी। निंग हान ने एक झलक में जज कर लिया कि ये फॉर्मर फ्लेम एम्परर जियांग ली की डेथ के बाद बचा हुआ एक स्पेशल ब्लड लाइन पोजेसर है, जिसका बॉडी म्यूटेशन पावरफुल इनर स्ट्रेंथ को चैनल ना कर पाने की वजह से हुआ है। लेकिन उसके इस अनइंटेंशनल रिमार्क की वजह से ही ग्रेट फ्लेम एम्पायर के प्रिंस ने यह डिटर्मिन कर लिया कि झुओ फैमिली जियांग ली के रेमिनेंट्स हैं और डायरेक्टली पूरी झुओ फैमिली का स्लॉटर करवा दिया। हालांकि बाद में निंग हान ने इस वजह से प्रिंस के साथ बहुत बड़ा सीन क्रिएट किया था, लेकिन वो इस एस्टैब्लिश ट्रेजेडी को रिवर्स करने में पावरलेस थी। उसके बाद इन इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने मास्टर झुओ सीआई के पास गई। झुओ सीआई ने कुछ दूसरे हेवन रीचिंग फिगर्स के साथ डिस्कस करने के बाद डिसाइड किया कि वो इन स्पेशल ब्लड लाइन पोजेसर्स को कलेक्टिवली अपने रजिस्टर्ड डिसाइपल्स के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, और ग्रेट फ्लेम एम्पायर के करंट एम्परर को हर तरफ से प्रेशर पड़ने पर फाइनली एक डिक्री इशू करनी पड़ी, जिसमें इन स्पेशल ब्लड लाइन पोजेसर्स को इनोसेंट मानकर पार्डन कर दिया गया। केओटिक मेमोरीज अचानक टूट गईं। इस वक्त क्राउन प्रिंस की आंखें बिल्कुल आइस कोल्ड थीं। वो अपने पैरों में सबमिसिवली झुकी हुई झुओ झाओयन को घूर रहा था, जबकि उसके दिल में गुस्सा स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा था। इस शेनलैंग का लक सच में डॉगशिट जैसा था कि उसे ये स्पेशल ब्लड लाइन पोजेसर्स मिल गए। वो जितना सोचता उतना ही गुस्सा आता। अचानक उसने कोल्डली कहा, झुओ झाओयन, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि कुतुहुआन को ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है? फिर उसने अपनी अपीयरेंस चेंज करके मेरे 5th ब्रदर की मैंशन में लीडर ऑफ 1000 हाउसहोल्ड्स की पोजीशन कैसे ले ली? क्राउन प्रिंस का ये सवाल सुनकर झुओ झाओयन डर के मारे बुरी तरह कांपने लगी। प्लीज मुझे माफ कर दें योर हाइनेस, ये इस कॉन्क्यूबाइन की मोमेंट्री नेग्लिजेंस और इनइफेक्टिव हैंडलिंग का नतीजा था। लेकिन इससे पहले कि उसकी आवाज पूरी होती, क्राउन प्रिंस का फिगर किसी गोस्ट की तरह उसके सामने फ्लैश हुआ। उसने एक हाथ से उसकी नेक पकड़ी और उसको पीछे वॉल पर जोर से पटक दिया। फिर बैक हैंड से उसकी हेयरपिन निकाली और रूथलेसली उसकी चेस्ट कैविटी में घोंप दी, स्पेसिफिकली वाइटल पॉइंट्स को अवॉइड करते हुए सीधा लंग्स के आर पार कर दिया। एक ही इंस्टेंट में फ्रेश ब्लड का एक घूंट उसके गले तक आ गया, लेकिन झुओ झाओयन ने अपने दांत कस के पीस लिए। भले ही उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी, लेकिन उसने आहत तक नहीं निकाली। इस मोमेंट पर क्राउन प्रिंस की आंखें किसी चाकू की तरह सिनिस्टर थीं और उसने कोल्ड और स्टर्न टोन में कहा, झुओ झाओयन यू ट्रैश, मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूं। अगर तुम दोबारा फेल हुई तो मुझे क्रूअल होने पर ब्लेम मत करना। बोलने के बाद उसने उसे जमीन पर बुरी तरह फेंक दिया। फिर पलटकर एक डीप वॉइस में कहा, ऑर्डर पास करो। फ्यूजिटिव बैंडिट कुतुहुआन हीनस क्राइम्स का दोषी है और अब वो एक स्यूडोनिम के अंडर मार्की ऑफ चंगपिंग्स मैंशन में छुपकर रह रहा है, जिससे पूरी रॉयल फैमिली और कैपिटल सिटी के लिए एक ह्यूज हिडन डेंजर पैदा हो गया है। अभी टियानियो कमांडर्स ऑफिस को ऑर्डर दो कि वो कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू के साथ यूनाइट करके तुरंत मार्की ऑफ चंगपिंग्स मैंशन जाए और कुतुहुआन को अरेस्ट करें। जो भी डिफाई करेगा उसे विदाउट मर्सी किल कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रॉयल पैलेस के स्टडी रूम में सॉवरेन निंग युआंगशिन ने शेनलैंग के साथ लगाई गई प्रीवियस बेट को फुलफिल करने के लिए उसे स्पेशली समन किया। निंग युआंगशिन ने थोड़े प्लेफुल टोन में हंसते हुए कहा, शेनलैंग यू ब्रैट, तुम्हारा लक सच में बहुत अच्छा है, क्योंकि तुमने अपना प्रॉमिस रखा और उन 11 बेगर्स को गोल्डन लिस्ट में जगह दिला दी। तो मैं अपनी हार मानता हूं और अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तुम्हें 2000 प्राइवेट ट्रूप्स बेस्टो करता हूं।
आर यू सेटिस्फाइड? शेन लैंग ने यह सुनकर बो किया। योर मैजेस्टी, आप जानते हैं कि ये 2000 प्राइवेट ट्रूप्स ये हम्बल मिनिस्टर अपने लिए नहीं मांग रहा है, बल्कि मैं आपसे इम्प्लोर करता हूं कि आप इन्हें हिज हाइनेस निंग ज़ेंग को बिस्टो करें। ये वर्ड सुनते ही निंग युआंगशन के ब्राउज अचानक फरोज में बदल गए। वो सच में निंग ज़ेंग का नाम नहीं सुनना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि विनर तो आखिर में ये बास्टर्ड शेन लैंग ही है, इसलिए उसने कहा, क्योंकि विनर तुम हो तो ये तुम पर डिपेंड करता है। बताओ, तुमने किस आर्मी को फैंसी किया है, इंपीरियल गार्ड या बॉर्डर आर्मी? ये सुनकर शेन लैंग ने अपना सिर हिलाया और बोला, रिप्लाइंग टू योर मैजेस्टी, दोनों में से कोई भी इस मिनिस्टर की इंटेंशन नहीं है। ये मिनिस्टर पर्सनली सोल्जर्स को रिक्रूट करना चाहता है और शॉर्टेस्ट टाइम में एक इनविंसिबल आर्मी बिल्ड करना चाहता है। ना सिर्फ उन्हें यू किंगडम की नंबर 1 स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाना चाहता है, बल्कि एक ऐसी एग्जिस्टेंस बनाना चाहता है जिसका नाम सुनते ही वेरियस कंट्रीज के एनिमीज डर से पील पड़ जाएं और हवा की तरह भाग खड़े हों। ये सुनकर निंग युआंगशन पहले तो स्टन रह गया, फिर जोर से स्नेयर करते हुए बोला, शेन लैंग, तुम लिटरली दिन में सपने देख रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है कि एक एलीट स्ट्रॉन्ग आर्मी को ट्रेन करने में कितना एफर्ट और टाइम लगता है? शेन लैंग, मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास अजीब टैलेंट्स हैं, लेकिन तुम्हारा इस बार का सक्सेस सिर्फ तुम्हारे लक की वजह से था कि तुम्हें 10 स्पेशल ब्लड लाइन पोजेसर्स मिल गए। ऐसे फिगर्स दुनिया में ऑलरेडी फीनिक्स फेदर्स और यूनिकॉर्न हॉर्न्स की तरह रेयर हैं। अगर तुम्हारा लक दोबारा अच्छा भी हुआ तो भी 2000 मेन की एक स्ट्रॉन्ग आर्मी फॉर्म करना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। अपना टाइम ब्लाइंडली वेस्ट मत करो। मैं तुम्हें इंपीरियल गार्ड और बॉर्डर आर्मी से 1000 एलीट्स ट्रांसफर कर दूंगा, इससे तुम सेटिस्फाई हो जाओगे, राइट? शेन लैंग ने दोबारा अपना सिर हिलाया। योर मैजेस्टी, मैं शेन लैंग कभी फॉल्स वर्ड्स नहीं बोलता, ये बात आप जानते हैं। प्लीज इस मिनिस्टर को एटमोस्ट 4 महीने का वक्त दें, और ये मिनिस्टर डेफिनेटली इस 2000 मेन की आर्मी को ऐसी एबिलिटी देगा कि वो बैटलफील्ड पर 8000 या 10,000 एनिमी ट्रूप्स को डिफीट कर सकेंगे। राइट नाउ किंग ऑफ चू ने सदर्न ओयांग किंगडम के नोबल लॉर्ड जिन के साथ फोर्सेस ज्वाइन कर ली हैं ताकि आपके साथ कंटेंट कर सकें। मुझे डर है कि आपके लिए एक बॉर्डर हंट कंडक्ट करना नेसेसरी हो गया है। इस दुनिया में एम्परर्स के बीच बॉर्डर हंट एक स्मॉलेस्ट स्केल वॉर होती है जो 2 कंट्रीज के डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए लड़ी जाती है। पहले यू किंगडम में एक के बाद एक आई क्राइसिस इसलिए ट्रिगर हुई थी क्योंकि किंग ऑफ यू बॉर्डर हंट में किंग ऑफ वू से हार गया था। इस वक्त शेन लैंग को किंग ऑफ चू के साथ बॉर्डर हंट लॉन्च करने की बात करते सुनकर निंग युआंगशन का एक्सप्रेशन अचानक सॉलम हो गया और उसने पूछा, तुम इस हंट को कैसे स्कीम करने का प्लान कर रहे हो? शेन लैंग ने बिना सोचे रिप्लाई किया, बस मेरी उन 2000 प्राइवेट ट्रूप्स का यूज कीजिए जिन्हें मैं चू किंगडम के अगेंस्ट बैटल करने के लिए ट्रेन करने वाला हूं। योर मैजेस्टी, अगर हम इस हंट में जीत जाते हैं तो चू किंगडम को न सिर्फ हार माननी पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और अपनी ट्रूप्स विड्रॉ करनी पड़ेंगी, बल्कि किंग ऑफ चू को पर्सनली आपसे अपोलोजाइज करना पड़ेगा। हमारी कंट्री को 500,000 गोल्ड कॉइन्स कॉम्पनसेट करने पड़ेंगे और 23 फोर्ट्रेसेस सीड करने पड़ेंगे। नॉनसेंस, निंग युआंगशन ने गुस्से से स्कोल्ड किया। तुम्हारी 2000 प्राइवेट ट्रूप्स का अभी तक एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं हुआ है। अगर उन्हें शॉर्ट टाइम में सक्सेसफुली फॉर्म कर भी लिया जाए तो न्यू रिक्रूट्स का एक ग्रुप चू किंगडम की 5000 एलीट ट्रूप्स को कन्फ्रंट करने जाएगा, और अगर हार गए तो क्या तुमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचे हैं? शेन लैंग ने अपना सिर खुजलाया और फूलिशली हंसा। तो फिर योर मैजेस्टी को ही आगे जाकर अपोलोजाइज करना पड़ेगा और टेरिटरी सीड करके इंडेमनिटीज पे करनी पड़ेंगी। ये वर्ड्स सुनते ही सॉवरेन को गुस्से से ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आने वाला था। शेन लैंग, यू बास्टर्ड, तुम एक्चुअली नेशनल अफेयर्स को किसी बच्चे के खेल की तरह ट्रीट करने की हिम्मत कर रहे हो? 2 कंट्रीज के बीच के बैटलफील्ड को अपनी एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड समझ रखा है और ओपनली इतना बड़ा गड्ढा खोद रहे हो। क्या मुझसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो? तभी जब निंग युआंगशन रेज में था, लीजी हर्डली रिपोर्ट करने आया, योर मैजेस्टी, हर हाइनेस प्रिंसेस निंगहान वापस आ गई हैं। ये सुनकर सॉवरेन पहले तो स्टन हुआ, फिर वाइल्डली ओवरजॉयड हो गया। मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना ना? निंगहान इज बैक, उसकी सबसे प्रेशियस डॉटर वापस आ गई है। वो तुरंत पैलेस डोर की तरफ आगे बढ़ा। 2 कदम चलकर अचानक पीछे मुड़कर उसने शेन लैंग की तरफ वेव किया। स्टिंकी ब्रैट, जल्दी आओ और मेरे पर्ल इन द पाम को वेलकम करने में मुझे ज्वाइन करो। शेन लैंग अपने दिल में सीक्रेटली सरप्राइज था प्रिंसेस निंगहान के रिटर्न की खबर सुनकर। हालांकि शेन लैंग इस प्रिंसेस के टाइटल से अनफेमिलियर नहीं था, उसे यू किंगडम की नंबर 1 ब्यूटी माना जाता था। 10 साल पहले ही वो स्काइज एंड सी पवेलियन के पवेलियन मास्टर ज़ुओ सी की डायरेक्ट डिसाइपल बन गई थी और उसकी मार्शल पावर वैल्यू क्यू यावर के लेवल की थी। वो पवेलियन मास्टर ज़ुओ सीआई को फॉलो करते हुए सालों से ट्रैवल कर रही थी, एंशिएंट वर्ल्ड के काउंटलेस रूइंस को एक्सकेवेट कर रही थी। उसने न सिर्फ एंशिएंट सीक्रेट्स मास्टर किए थे, बल्कि इस सेक्युलर वर्ल्ड को ट्रांसेंड करने वाली फोर्सेस की एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर बन चुकी थी। ये सब सोचते हुए उसने देखा कि निंगहान थोड़ी दूर से उनकी तरफ आगे बढ़ रही थी। एक ही झलक में शेन लैंग उसकी अपीयरेंस से डीपली अट्रैक्ट हो गया। उसके बारे में सच कहा जा सकता था, चमकती आंखें और स्किलफुल झलक जिसमें स्टार ड्यू छुपा हो, हल्के खुले रेड लिप्स जैसे मोती बरस रहे हों, एक ऐसी खूबसूरती जो सोल को ड्रंक कर दे। उसकी फुल बॉडी एलिगेंस किसी भी पिक्चर को सरपास कर रही थी। लेकिन वापस मेन टॉपिक पर आते हैं। शेन लैंग जितना अमेज्ड था, उसने तुरंत अपना एक्सरे विजन एक्टिवेट किया और निंगहान की ब्लड लाइन स्कैन करनी शुरू की। लेकिन अगले ही सेकंड वो रिजल्ट देखकर शॉक रह गया। उसके दिल में एक ह्यूज शेक फील हुआ। ये निंगहान एक्चुअली बिग फूल की तरह ही एक गोल्डन ब्लड लाइन पोजेस करती थी। ये कैसे पॉसिबल है? जितना उसे समझ था, सॉवरेन और फॉर्मर क्वीन दोनों के पास ऐसी पावरफुल मार्शल आर्ट्स ब्लड लाइन्स नहीं थी, तो इसके पास ऐसी हेवन डिफाइंग ब्लड लाइन कैसे आ सकती है? ऊपर से उसने 20 साल तक पवेलियन मास्टर ज़ुओ सीआई को फॉलो करते हुए मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस की थी। ये इमेजिन करना भी मुश्किल था कि ये औरत कितनी स्ट्रांग होगी। इस टाइम सॉवरेन को सल्यूट करने के बाद निंगहान शेन लैंग के पास आई और बोली, तुम जरूर शेन लैंग होगे, राइट? मैं पहले फादर किंग के साथ थोड़ा टाइम बिताती हूँ, फिर स्पेशल तुमसे मिलने आऊंगी। ये सुनकर हालांकि शेन लैंग उसकी इंटेंशंस गेस नहीं कर पाया, फिर भी उसने पोलाइटली बो किया, तो फिर ये मिनिस्टर प्रिंसेस और योर मैजेस्टी के रियूनियन को डिस्टर्ब नहीं करेगा और पहले ही लीव लेगा। इसी बीच टियान्यू कमांडर्स ऑफिस के लोग क्राउन प्रिंस का ऑर्डर लेकर निंग ज़ेंग की मैंशन पहुंचे, ये क्लेम करते हुए कि वो फ्यूजिटिव कुतुहुआन को अरेस्ट करने आए हैं। लेकिन उन्हें निंग ज़ेंग ने ब्लॉक कर दिया, जिसने डिक्लेयर किया कि मैंशन में सिर्फ कू यिचिन एज द लीडर ऑफ 1000 हाउसहोल्ड्स है और कुतुहुआन नाम का कोई शख्स नहीं है। और भले ही निंग ज़ेंग आउट ऑफ फेवर था, आखिरकार वो एक प्रिंस था।
कमांडर्स ऑफिस के लोग विदाउट ऑथराइजेशन रेकलेसली एक्ट करने की हिम्मत नहीं कर सके और उन्हें रिग्रेट और एंगर के साथ वापस लौटना पड़ा। जब शेन लैंग मैंशन लौटा तो निंग झेंग ने उसे इस मैटर के बारे में तुरंत इन्फॉर्म किया। शेन लैंग ने इस बात की जरा भी परवाह नहीं की। अब जब हमारे पास योर मैजेस्टी एक शील्ड की तरह है, अगर क्राउन प्रिंस हमें टारगेट करना भी चाहेगा तो वो पहले कॉन्सिक्वेंसेस वे करेगा और डेफिनेटली आसानी से कोई ऐसी चीज नहीं करेगा जो आउट ऑफ लाइन हो। फिर उसने वूली की तरफ टर्न किया और बोला, जल्दी जाओ और लीडर ऑफ 1000 हाउसहोल्ड्स कू और लान फेंग को बुलाओ, हमें कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करने हैं। थोड़ी देर बाद मैंशन के मेन हॉल में शेन लैंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और तीनों से बोला, नेक्स्ट हमें अपने सब्सिक्वेंट प्लान्स के लिए 2 चीजें लॉन्च करनी होंगी। पहली ये कि हम योर मैजेस्टी से एक जमीन मांगेंगे जो हमारा बेस बनेगा। मैंने देखा है कि नॉर्दर्न पार्क हंटिंग ग्राउंड सालों से अबैंडन पड़ा है और योर मैजेस्टी ने वहां काफी वक्त से कदम नहीं रखा है। ये एक बेस के लिए हमारे बिल्कुल सूट करता है। ऊपर से वो लोकेशन काफी रिमोट और हिडन है और वहां टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ म्यू की जमीन है जिसका यूज हम डेली ट्रूप ट्रेनिंग और अपनी आगे की स्काई हाई वेल्थ मैनेज करने के लिए कर सकते हैं। ये हमारा बेस्ट साइट सिलेक्शन है। आवाज खत्म होते ही निंग झेंग तुरंत खड़ा हुआ और खुद को रेकमेंड करते हुए बोला, ये मैटर तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं फादर किंग से इसके बारे में मांग कर लाऊंगा। शेन लैंग ने ये सुना और टैक्टफुली कहा, योर हाइनेस बेहतर होगा अगर मैं पर्सनली योर मैजेस्टी से उसे बोरो करने की रिक्वेस्ट करूं। ये वर्ड्स निंग झेंग पर किसी ठंडे पानी के बेसन की तरह थे जिसने तुरंत उसकी एंथुसियाज्म को बुझा दिया। हालांकि नॉर्दर्न पार्क हंटिंग ग्राउंड सालों से अबैंडन है, लेकिन वो आखिरकार एक रॉयल प्रॉपर्टी है। फादर किंग तो वैसे ही मुझे पसंद नहीं करते, तो वो मुझे इतना बड़ा लैंड बिस्टो करने के लिए कैसे एग्री होंगे। लेकिन शेन लैंग अलग है, वो फादर किंग को प्लीज करने में बेस्ट है। शायद सिर्फ कुछ वर्ड्स से वो फादर किंग को ये जमीन मुझे डेज में देने के लिए राजी कर ले। शेन लैंग भी निंग झेंग की डिजेक्टेड अपीयरेंस देखकर हेल्पलेस फील कर रहा था, लेकिन अब जू होंगजू की एंट्री ने उसके प्लान्स डिस्टर्ब कर दिए थे। टाइम बहुत टाइट था और उसे प्रोग्रेस को पुश करने के लिए स्पीड बढ़ानी थी। वो सिर्फ निंग झेंग को अपना माइंडसेट खुद एडजस्ट करने दे सकता था। ये सोचते हुए उसने आगे कहा, हमें 3 दिनों के अंदर वेन्यू का मैटर सेटल करना होगा और उसके बाद पब्लिकली सोल्जर्स रिक्रूट करने होंगे। हमें शॉर्टेस्ट टाइम में 2000 ट्रूप्स रिक्रूट करनी है। लान फेंग ने पूछा, क्या इसका मतलब हम वैसे ही स्टॉल सेटअप करके सोल्जर्स रिक्रूट करेंगे जैसे आपने हमें रिक्रूट करते वक्त किया था? शेन लैंग ने सिर हिलाया। इस टाइम कू यिचेन ने कहा, यंग मास्टर शेन, मेरे 200 सबॉर्डिनेट सोल्जर्स कुछ ही दिनों में कैपिटल सिटी पहुंच जाएंगे। ये न्यूज सुनते ही शेन लैंग ओवरजॉयड हो गया। ग्रेट, उनमें से 100 तुम्हारी डायरेक्ट लाइन आर्मी की तरह सर्व करेंगे और बाकी 100 को इंटेलिजेंस एलीट्स बनने पर फोकस ट्रेन करना होगा। हमें एक ऐसी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म से भी टॉप नॉच हो। कू यिचेन ने ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए तुरंत वो किया, आप रेस्ट अश्योर्ड रहें यंग मास्टर, हम ऑर्डर्स को अनकंडीशनली ओबे करेंगे। इसी टाइम लान फेंग फाइनली खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, यंग मास्टर, हालांकि हमने इस इंपीरियल एग्जामिनेशन में मिरेकल क्रिएट किया है, लेकिन दुनिया की नजरों में हिज हाइनेस निंग झेंग अभी भी टर्न ओवर करने में फेल रहे हैं। इसलिए बाहर जिन मार्शल आर्टिस्ट्स के पास हाई मार्शल आर्ट्स हैं वो हमें ज्वाइन करने को विलिंग नहीं होंगे। मुझे डर है कि एलीट्स को रिक्रूट करना बहुत मुश्किल होगा। शेन लैंग ने यह सुनकर लाइटली चकल किया, आप सब गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली योर मैजेस्टी ने मुझे पैलेस में इसलिए समन किया था ताकि वो इंपीरियल गार्ड और बॉर्डर आर्मी से 1000 एलीट्स हमारी मैंशन में ट्रांसफर करने का प्रॉमिस फुलफिल कर सकें, लेकिन मैंने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि मैं पर्सनली न्यू कमर्स रिक्रूट करना चाहता हूं, ऐसे स्पेशल ब्लड लाइन वाले लोग जिनका कोई फाउंडेशन नहीं है और जो एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट करेंगे। लान फेंग ये सुनकर और भी कंफ्यूज हो गया, यंग मास्टर, हम जैसे स्पेशल ब्लड लाइन पोजेसर्स ऑलरेडी बहुत रेयर हैं, हम इतने शॉर्ट टाइम में इतने सारे लोग कहां से ढूंढेंगे? लान फेंग का सवाल सुनकर शेन लैंग की आंखों में कनिंग ग्लीम फ्लैश हुई। ऑफ कोर्स मुझे पता है स्पेशल ब्लड लाइन पोजेसर्स रेयर होते हैं, इसलिए मुझे जो चाहिए वो क्रिएटेड स्पेशल ब्लड लाइन पोजेसर्स हैं। इस दुनिया में मोस्टली लोगों के पास थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट्स ब्लड लाइन होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी बॉडी में एक सिंगल बिट भी मार्शल आर्ट्स टैलेंट नहीं होता। उनकी ब्लड लाइन कंप्लीटली ब्लैंक स्लेट होती है, जिसे ब्रॉडली कंप्लीट ट्रैश कहा जाता है। ये सुनते ही तीनों की आंखें यूनिसन में शेन लैंग को घूरने लगी। शेन लैंग को अचानक पसीना आने लगा। डैम, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? ये तीनों मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? उसने तुरंत अपनी एम्बैरेसमेंट कवर करने के लिए हल्के से खांसा और आगे बोला, एनीवे, हम एग्जैक्टली ऐसे 2000 ट्रैश एज न्यू रिक्रूट्स ढूंढ रहे हैं। उसके बाद मैं उन्हें कुछ महीनों तक ट्रेन करके इनविंसिबल एलीट्स बनाऊंगा जो बैटलफील्ड पर 1 के बदले 4 से फाइट कर सकेंगे और यू किंगडम की नंबर 1 स्ट्रॉन्ग आर्मी बनेंगे। अगर सब कुछ स्मूथली चला तो हमारे 2000 न्यू ट्रूप्स 4 महीने में अपना पहला बैटल लड़ेंगे 2000 आदमियों के साथ चू किंगडम की 5000 एलीट ट्रूप्स के खिलाफ। लेकिन ये योर मैजेस्टी की डिग्निटी और पूरे यू किंगडम के नेशनल ऑनर का सवाल है, इसलिए हम सिर्फ जीत सकते हैं, हार नहीं। अगर इन 2000 ट्रूप्स का पहला बैटल जीता गया तो हम सीरियसली स्काई में सोर करने के काबिल हो जाएंगे। शेन लैंग का ये लॉफ्टी एम्बिशन निंग झेंग और उन दोनों को कंप्लीटली स्टन कर गया। यंग मास्टर शेन, ये क्या कह रहे हैं? 4 महीने के अंदर हम 2000 ब्लैंक ब्लड लाइन वाले ट्रैश ढूंढेंगे, उन्हें ये किंगडम की नंबर 1 स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाएंगे और 2000 मेन से 5000 एलीट्स को हार्ड शेक करके हराएंगे ही हराएंगे। ऐसा हेवन डिफाइंग मिरेकल कभी कभार हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार होगा तो सच में बहुत हॉरिफाइंग बन जाएगा। तीनों के शॉक्ड एक्सप्रेशंस देखकर शेन लैंग हंसा, फिर अपना हाथ वेव करके बोला, ऑलराइट एवरीवन, अपना काम शुरू करो। कॉन्ट्रीब्यूशंस और करियर्स एस्टैब्लिश करने की अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है और हम टाइम के साथ रेस कर रहे हैं। मीटिंग एडजर्न्ड। ये बोलकर उसने हाथ हिलाया और हॉल से बाहर चला गया। शेन लैंग को जाते हुए देखकर लान फेंग फाइनली खुद से मटर करने लगा। यंग मास्टर शेन कभी भी बिना किसी टारगेट के बैटल नहीं लड़ते, प्रिज्यूमेबली उन्होंने जरूर कुछ नया रिसर्च कर लिया है। और जैसा लान फेंग ने सोचा था, शेन लैंग ने सच में गोल्डन ब्लड लाइन कर्स्ड बग्स पर रिसर्च करते वक्त एक्सीडेंटली एक ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस ऑब्टेन कर ली थी। इस सब का रीजन ये था कि कुछ दिन पहले एक सर्वेंट जिसका कोई ब्लड लाइन फाउंडेशन नहीं था, लैब क्लीन करने में हेल्प करते वक्त गलती से एक ऐसी नीडल ट्यूब से प्रिक हो गया जिसमें गोल्डन ब्लड लाइन कर्स्ड बग्स थे।
लेकिन शन लैंग के सरप्राइज के लिए ये इंसान एक्सप्लोड होकर मरा नहीं, बल्कि उसके लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। आपको बता दें, एक लंबे अरसे तक शन लैंग ने काउंटलेस एक्सपेरिमेंट्स किए थे और लोएस्ट लेवल गोल्डन कर्स बग्स का ब्लड लाइन इंपैक्ट भी ऑर्डिनरी ब्लड लाइन मार्शल आर्टिस्ट बिल्कुल झेल नहीं पाते थे। लेकिन अब जब शन लैंग ने अपने एक्सरे विजन से इस सर्वेंट को चेक किया तो उसने पाया कि इस इंसान की स्ट्रेंथ, स्पिरिट, स्पिरिचुअल पावर और यहां तक कि एजिलिटी और दूसरे एट्रीब्यूट्स, हालांकि मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स जितने अनफैथमेबल नहीं थे, फिर भी ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट से कई गुना ज्यादा बढ़ चुके थे। क्या इसका मतलब यह है कि एक ब्रांड न्यू स्पेशल ब्लड लाइन का जन्म हो चुका है? डाउट्स के साथ उसके बाद शन लैंग ने कई दिनों तक रिपीटेड डिडक्शन और वेरिफिकेशन की और फाइनली इसके अंदर छुपे राज शन लैंग को अनकवर कर लिया। बात यह नहीं थी कि गोल्डन ब्लड लाइन कर्स्ड बग्स ने उन ब्रदर्स की ब्लड लाइन्स को चेंज किया था, बल्कि उन्होंने उनकी बॉडी में ओरिजिनली सप्रेस्ड पोटेंशियल को कंप्लीटली एक्टिवेट कर दिया था। सिर्फ वो ऑर्डिनरी लोग जिनमें सच में ब्लड लाइन पावर का एक ट्रेस भी नहीं था, वही इन कर्स्ड बग से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकते थे। जब गोल्डन ब्लड लाइन कर्स्ड बग्स उनकी बॉडी में एंटर करते तो किसी भी ब्लड लाइन पावर की वजह से उन्हें कोई हिंड्रेंस शन लैंग नहीं मिलती थी, इसलिए वो स्मूथली वहां रूट लेकर फ्यूज हो सकते थे। इस वजह से शन लैंग के दिमाग में ऑलरेडी एक बोल्ड प्लान बन चुका था। वो बॉटम लेयर के उन ट्रैश लोगों को लार्ज स्केल ब्लड लाइन मॉडिफिकेशन का एक चांस देना चाहता था, जो दुनिया द्वारा डिस्पाइज किए जाने वाले इन 2000 ड्रैग के लिए एशेस से फीनिक्स की तरह राइज करने का सही वक्त होगा। उस वक्त अगर वो अपने हाथ में ऐसी एब्सोल्युटली पावरफुल आयन आर्मी होल्ड कर सका तो उसके पास एयर पोजीशन के लिए कंपीट करने का ट्रू कॉन्फिडेंस और कैपिटल दोनों होंगे। और सदर्न ओयांग किंगडम के साथ होने वाली ये बैटल एग्जैक्टली उनका बेस्ट टचस्टोन थी। अगर इस बैटल में वो आसमान की ऊंचाइयों को छू सके और इलस्ट्रियस मिलिट्री मेरिट्स एस्टैब्लिश कर सके तो हिज हाइनेस निंग ज़ेंग इजीली थर्ड प्रिंस और क्राउन प्रिंस को बराबरी से कंटेंट कर सकते थे। यहां तक सोचते हुए शन लैंग के होठों पर एक कॉन्फिडेंस स्माइल आ गई। मेरे यानी शन लैंग के सपोर्ट से मिट्टी भी 9-5 का मोनार्क बन सकती है। हालांकि जब वो खुद पर प्राउड फील कर रहा था तभी हुआंग फेंग फेंटली उसके पीछे अपीयर हुई। एक लेडी आपसे मिलने आई है। शन लैंग ने यह सुना और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती उसने डिस्डेनफुली कहा, नहीं मिलना, नहीं मिलना। मैं शन लैंग एक ऐसा आदमी हूं जो खुद को क्लीन रखता है। हाल ही में मैंने ऐसी वैसी किसी लड़की शैन से नाता नहीं रखा है। ये कोई कैट या डॉग ना हो जो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर मुझ पर क्लिंग करना चाहती हो। ये सुनते ही हुआंग फेंग एक बड़ा सा व्हाइट आई रोल करने से खुद को नहीं रोक पाई और उसने पेशेंटली ऐड किया, ये गेस्ट हर हाइनेस प्रिंसेस निंग हान है। जैसे ही ये दो शब्द उसके कानों में पड़े, शन लैंग का सारा प्राइड इंस्टेंटली धुआं हो गया। वो अचानक मुड़ा और डायरेक्टली इनर रूम की तरफ भागते हुए अर्जेंटली बोला, हुआंग फेंग, जल्दी से प्रिंसेस को एंटरटेन करने के लिए टॉप ग्रेड गुड टी प्रिपेयर करो। मैं थोड़ा टाइडी अप करके उनसे अभी मिलने आता हूँ। थोड़ी देर बाद मार्किसेस मैंशन के रिसेप्शन हॉल में निंग हान ने शन लैंग को देखते ही स्ट्रेट टू द पॉइंट स्माइल करते हुए कहा, शन लैंग, स्मार्ट लोग गोलमोल बातें नहीं करते। शन लैंग, इस बार कैपिटल सिटी में मेरा आना एक्चुअली तुमसे मिलने के लिए ही है। आवाज खत्म होते ही शन लैंग थोड़ा स्टन रह गया, फिर उसके लिप्स पर एक स्माइल हुक हुई और बोला, मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि मेरे यानी शन लैंग का फेम इतना बड़ा हो गया है कि मैं हर हाइनेस सेकंड प्रिंसेस को, जो 10 साल से कैपिटल नहीं आई है, स्पेशली वापस बुला सकूं। तो मैं सोच रहा हूं ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए सेकंड प्रिंसेस इस मिनिस्टर को ढूंढ रही है। यह सुनकर निंग हान ने एलिगेंटली स्माइल किया, शन लैंग, एक्चुअली मेरे टीचर चाहते हैं कि वो तुम्हें एक डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करें, जिससे तुम हमारे बीच सबसे यंगेस्ट जूनियर ब्रदर बन जाओगे। पवेलियन मास्टर जुओ सी मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं। शन लैंग ये सुनकर शॉक से पेल पड़ गया। ऐसा क्यों? पवेलियन मास्टर जुओ सियाई एक ऐसी टॉप फिगर थे जो वर्ल्ड रूल्स कंट्रोल करते थे। अगर वो उनके दरवाजे के अंदर एंटर कर गया तो ये एक ही स्टेप में आसमान छूने जैसा होगा, डायरेक्टली वर्ल्ड पिरामिड के टॉप रैंकर्स में शामिल होना। अपने दिल के शॉक को सप्रेस करते हुए उसने अपनी आंखें उठाकर निंग हान को देखा। उसके टोन में थोड़ी प्रोबिंग थी। पवेलियन मास्टर और मैं तो कभी मिले ही नहीं, फिर वो अचानक मुझे क्यों चूज करेंगे? निंग हान हंसी, ऑफ कोर्स तुम्हारे इस ओवरफ्लोइंग टैलेंट की वजह से। शन लैंग ने इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने उस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाया भी नहीं, बस एक हाफ स्माइल के साथ निंग हान को घूरता रहा। ये देखकर निंग हान जोर से हंस पड़ी। शन लैंग, तुम वाकई बहुत स्मार्ट हो, क्योंकि बात ऐसी है तो मैं फ्रैंकली कहूंगी, क्राउन प्रिंस निंग यी और मैं बायोलॉजिकल सिबलिंग्स हैं। नेचुरली मैं उन्हें थ्रोन पर असेंड करने के लिए पूरा सपोर्ट करूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी रॉयल फैमिली की इस हेयर स्ट्रगल में मिक्स हो जाओ। ये सुनकर शन लैंग का चेहरा इंस्टेंटली कोल्ड हो गया और उसने डीप वॉइस में कहा, प्रिंसेस, थर्ड प्रिंस निंग की भी क्राउन प्रिंस के साथ हेयर पोजीशन के लिए कंपीट कर रहे हैं और उनकी फोर्सेस मेरी फोर्स से कहीं ज्यादा थिक हैं। आप जाकर उन्हें डिस्वेड क्यों नहीं करती, बल्कि मुझे ढूंढने आई हैं। निंग हान हंसी। नेचुरली क्योंकि निंग ची की फोर्सेस के पीछे शू और जोंग जैसी दो ग्रेट फैमिलीज का रिलायंस है। उनकी पावर बहुत स्ट्रांग है, इसलिए उन्हें डिस्वेड करने का कॉस्ट नेचुरली ज्यादा होगा। लेकिन तुम और निंग ज़ेंग ने तो बस स्टार्ट किया है और तुम्हारे पीछे कोई फाउंडेशन नहीं है, इसलिए तुम्हें डिस्वेड करने का जो कॉस्ट मैं पे करूंगी वो नेचुरली सबसे कम होगा। इसके अलावा तुम्हारा निंग ज़ेंग को हेयरशिप सीज करने में असिस्ट करना इस डर के अलावा और कुछ नहीं है कि निंग के थ्रोन असेंड करने के बाद वो तुमसे और जिन फैमिली से हिसाब बराबर करेगा। अब जब तक तुम टीचर का डिसाइपल बनना अग्री कर लेते हो, कोई भी तुम्हें और जिन फैमिली को टच करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सब सुनकर शन लैंग तुरंत समझ गया। तो आपके कहने का मतलब ये है कि पवेलियन मास्टर जुओ सियाई का मुझे डिसाइपल एक्सेप्ट करने का रीजन भी एक्चुअली आपका ही आइडिया है। करेक्ट, निंग हान ने एरोगेंटली कहा। इंडीड ये मैं ही थी जिसने टीचर से रिक्वेस्ट शन लैंग करने के लिए अपना मुंह खोला था। लेकिन ये सब कहने के बाद, हालांकि तुम एक मार्शल आर्ट्स ट्रैश हो, पर तुम अपने स्मार्ट और वाइज माइंड की वजह से जीतते हो, इसलिए तुम टीचर के डिसाइपल बनने के लायक हो। ये वर्ड सुनते ही शन लैंग को बड़ा इंसल्ट फील हुआ। निंग हान इतनी ब्लंटली ऐसी बातें कह सकती थी? क्लियरली उसको अपनी नजरों में कोई अहमियत नहीं दे रही थी। उसकी नजरों में वो और निंग ज़ेंग शायद किसी चींटियों शन लैंग से कम नहीं थे जिन्हें दूसरे लोग इजीली मैनिपुलेट कर सकते थे।
और उसके इतने हाई अबव होने और दूसरों को इस तरह नीचे दिखाने का कॉन्फिडेंस क्या बस इसलिए था क्योंकि वो पवेलियन मास्टर ज़ुओ सीआई की डायरेक्ट डिसाइपल थी और स्काइज एंड सी पवेलियन की नेक्स्ट पवेलियन मास्टर बनने का चांस रखती थी? जब उसके दिमाग में ये सब चल रहा था उसने निंग हान को आगे बोलते सुना, शैन लैंग, अगर तुम अग्री करते हो तो मैं तुम्हें अभी टीचर से मिलवाने ले जा सकती हूँ। हम जल्दी ही एक एंशिएंट रूइन एक्सप्लोर करने वाले हैं। तुम्हारी इंटेलिजेंस और विजडम के साथ तुम डेफिनेटली वहां एक की रोल प्ले कर सकोगे। आवाज खत्म होते ही शैन लैंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने होठों पर एक मीनिंगफुल फेंट स्माइल ले आया। ये देखकर निंग हान बोली, लगता है तुम्हें मेरा प्रपोजल अप्रूव नहीं है, राइट? क्यों? क्या मेरे अभी के शब्दों से तुम्हारी सेल्फ एस्टीम हर्ट हुई है? ये सुनते ही शैन लैंग ने अपने हाथ रिपीटेडली वेव किए। नहीं नहीं नहीं, मेरी तरह सॉफ्ट राइस खाने शैन लैंग और हर दिन अपनी बीवी के आगे घुटने टेकने वाले आदमी में भला कहाँ की सेल्फ एस्टीम होगी? मुझे बस ये लगता है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी आखिरकार खुद ही अर्न करनी पड़ती है। किसी और के देने पर रिलाई करना कंप्लीटली अनरिलायबल होता है। मैं निंग जिंग को हेयरशिप सीज करने में सिर्फ अपने और जिन फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए असिस्ट नहीं कर रहा हूं। इसका मेन रीजन है कि मुझे रिवेंज चाहिए। मैं हमेशा से एक ऐसा इंसान रहा हूं जो सबसे छोटी ग्रीवेंस का बदला भी जरूर लेता है। सिर्फ शू फैमिली को पर्सनली डिस्ट्रॉय करके ही मेरे दिल को ठीक से सुकून मिलेगा। निंग हान ये सुनकर हंसने से खुद को नहीं रोक पाई। शैन लैंग, तुम वाकई एक ऐसे इंसान हो जो किसी हेवन या अर्थ से नहीं डरता। शैन लैंग ने स्माइल किया, उसके टोन में थोड़ी प्रोबिंग थी। सेकंड प्रिंसेस, मुझे फ्लैटर कर रही है, लेकिन मैंने आपको आज रिजेक्ट कर दिया। आपके पास स्काइज एंड सी पवेलियन में मॉन्स्टरस पावर है। आप ह्यूमिलिएशन से आग बबूला होकर मेरी जान लेने के लिए लोग तो नहीं भेजेंगी ना? इस हाफ ट्रू हाफ फॉल्स बात ने इंस्टेंटली निंग हान को जोर से हंसा दिया। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मैं ऑलरेडी स्काइज एंड सी पवेलियन की एक पर्सन हूं। मैं प्रिंसेस की हेयरशिप सीज करने या सेक्युलर रॉयल पावर डिस्प्यूट्स में इंटरवीन नहीं कर सकती। उसने टॉपिक बदलते हुए पूछा, मैंने सुना है ज़ुओ यिचन भी यहाँ है, क्या तुम उसे मुझसे मिलने दे सकते हो? शैन लैंग ने स्माइल किया, क्योंकि सेकंड प्रिंसेस मैग्नानिमस है और उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो ये छोटा सा मैटर नेचुरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज कुछ देर यहाँ वेट करें योर हाइनेस। एक क्वार्टर ऑफ एन आवर के बाद कु यिचन ऑर्डर्स के अंडर रिसेप्शन हॉल में आया। निंग हान को फेस करके उसने बो किया और सल्यूट किया। यिचन सीनियर सिस्टर को रिस्पेक्ट्स पे करता है। लेकिन निंग हान ने एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछा, ज़ुओ यिचन, क्या तुम हमारे स्काइज एंड सी पवेलियन डिसाइपल्स के रूल्स जानते हो? कु यिचन थोड़ा स्टन था, फिर उसने अपना सिर हिलाया। वो बस पवेलियन मास्टर ज़ुओ सीआई का एक रजिस्टर्ड डिसाइपल था। उसने तो मास्टर का चेहरा तक ठीक से नहीं देखा था, तो वो कोई रूल्स कैसे जानता होगा? शायद ज़ुओ सीआई तो भूल ही चुके थे कि उस जैसा कोई इंसान एग्जिस्ट भी करता है। इसी वक्त उसने निंग हान को स्टर्नली कहते हुए सुना, ज़ुओ यिचन, हमारे स्काइज एंड सी पवेलियन का एम एंशिएंट सिविलाइजेशंस को एक्सकवेट करना और वर्ल्ड प्रोग्रेस प्रमोट करना है। मेरे पवेलियन के डिसाइपल्स, स्पेशली पवेलियन मास्टर के पर्सनल डिसाइपल्स, सेक्युलर रॉयल पावर स्ट्रगल्स में एब्सोल्युटली इंटरवीन नहीं कर सकते। ये एक आयरन लॉ है जो सेवरल टॉप ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा जॉइंटली एस्टैब्लिश किया गया है और ये मेरे पवेलियन का एक टैबू भी है। निंग हान की इन हाई साउंडिंग बातों को सुनकर शैन लैंग खुद को इंटरनली मॉक करने से नहीं रोक पाया। इतने राइटसली बोल रही हो, क्या तुम अभी निंग यी को हेयरशिप सीज करने में पूरा सपोर्ट नहीं कर रही? कहाँ गया ये रूल तब? इस टाइम उसने निंग हान को आगे बोलते सुना, ज़ुओ यिचन, तुम तुरंत अपने हाथ के सभी मैटर्स छोड़ो और मेरे साथ स्काइज एंड सी पवेलियन वापस चलो। उसके बाद तुम्हें बस कल्टीवेशन पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा और पवेलियन में एक मार्शल स्कॉलर के रूप में सर्व करते हुए सिर्फ मार्शल आर्ट्स इंप्रूव करने पर फोकस करना होगा। ये सुनते ही शैन लैंग तुरंत समझ गया, डैम्ड वुमन, तो ये को यिचन को अपना ब्रेक थ्रू पॉइंट बनाना चाहती थी। वो हमारे मार्की ऑफ चैंगपिंग्स मैंशन का अकेला मिलिट्री टैलेंट था। उसके बिना न्यू आर्मी की ट्रेनिंग पूरी तरह रुक जाएगी और उस वक्त निंग जिंग को सपोर्ट करने का फाउंडेशन भी बुरी तरह हिल जाएगा। लेकिन जब ये थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे थे, कु यिचन ने निंग हान से नाइदर हम्बली नॉर एरोगेंटली पूछा, प्रिंसेस, मैं स्काइज एंड सी पवेलियन का सिर्फ एक रजिस्टर्ड डिसाइपल हूं। किसी ने मुझे कभी नहीं बताया कि ऐसा कोई रूल था। और जब मैं पहले बैंडिट को तुहुआन था, मैं हमेशा क्राउन प्रिंस निंग यी के लिए काम कर रहा था, तब कोई मुझे रूल्स बताने क्यों नहीं आया? निंग हान ये सुनकर स्टन हुई, फिर कोल्डली बोली, तुमने जो कहा वो सही है। पहले तुम्हें सिखाने में हमारे पवेलियन की नेग्लिजेंस थी, लेकिन अब जब मुझे तुम्हारी सिचुएशन पता चल गई है तो मुझे तुम्हें रूल्स बताने होंगे। पवेलियन मास्टर के डिसाइपल होने के नाते तुम्हें नेचुरली इन्हें याद रखना और इन पर अबाइड करना चाहिए। ये सुनकर कु यिचन कंप्लीटली साइलेंट रहा। उसने कुछ नहीं कहा। क्या नेग्लिजेंस इन टीचिंग? ये बस एक एक्सक्यूज था। एक रजिस्टर्ड डिसाइपल के रूप में मास्टर ज़ुओ सीआई ने शायद उसे बहुत पहले ही भुला दिया था। उस वक्त उसने क्राउन प्रिंस के लिए इतने सारे डर्टी काम किए थे, लेकिन एंड में क्राउन प्रिंस ने उसे और उसकी बिलव्ड औरत को पॉइजन दे दिया। क्या स्काइज एंड सी पवेलियन से कभी कोई उसके लिए आगे आया था? और अब जब बात रॉयल इंटरेस्ट की आई तब उन्हें रूल्स याद आ गए। सिंपली एक्सट्रीम लेवल का रिडिकुलस। यही सोचते हुए कु यिचन ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में फर्मनेस थी और उसने कहा, क्योंकि मैं पवेलियन के इन रूल्स को अबाइड नहीं कर सकता तो आज के बाद से मैं स्काइज एंड सी पवेलियन का डिसाइपल नहीं रहूंगा। प्रिंसेस, प्लीज पवेलियन मास्टर को एक मैसेज पास कर दीजिएगा और उस ओल्ड मैन को तकलीफ दीजिएगा कि मुझे इस सेक्ट से एक्सपेल कर दें। निंग हान ये सुनकर थोड़ी स्टन हुई, फिर उसने स्नीयर करते हुए कहा, ज़ुओ यिचन, क्या तुम जानते हो कि अगर तुम स्काइज एंड सी पवेलियन को छोड़ देते हो तो तुम्हारे मार्शल आर्ट्स पाथ पर इंप्रूवमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचेगी और इस लाइफ में 1 इंच आगे बढ़ना भी बहुत मुश्किल होगा? कु यिचन ने अपना सिर हिलाया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने एक बार मन बना लिया है तो मैं रिग्रेट नहीं करूंगा। उसका एटीट्यूड इतना रेजोल्यूट देखकर निंग हान समझ गई कि आज यहाँ कुछ नहीं होने वाला और उसने एक हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, क्योंकि बात ऐसी है तो समझ लो मैं यहाँ आई ही नहीं। फेयरवेल। बोलने के बाद वो बिना पीछे मुड़े मार्की ऑफ चैंगपिंग्स मैंशन से निकल गई। निंग हान के काफी दूर चले जाने के बाद शैन लैंग ने अपना सिर घुमाया और कु यिचन की तरफ देखते हुए थोड़े प्लेफुल टोन में बोला, तुमने अभी फील किया आसमानों से आने वाली उस कंटेम्प्ट को? कु यिचन ने नॉट किया। ये देखकर शैन लैंग के होठों पर एक कनिंग स्माइल आई। तो फिर आओ मेहनत करते हैं। क्या वो क्राउन प्रिंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रही? तो फिर हम हिज हाइनेस निंग जिंग को हेयरशिप सीज करने में कंप्लीटली सक्सीड करेंगे और क्राउन प्रिंस को अपने पैरों तले बुरी तरह कुचलेंगे।
क्योंकि उसे अपने इस हाई अबव स्टेटस पर इतना प्राइड है तो हम उसके पंखों के सारे पर शेन लैंग नोच लेंगे, उसकी वो इमॉर्टल स्टाइल और डाउस्ट बोन्स की फेक डिस्गाइज फाड़कर फेंक देंगे, उसे मिट्टी में गिराकर इस मॉर्टल वर्ल्ड की सफरिंग का टेस्ट करवाएंगे। हालांकि मुझे नहीं पता कि फेरीज फिजिकल नीड्स के लिए ग्रेन्स खाती हैं या नहीं, पर मुझे ये एक्यूरेटली पता है कि अगर एक बार उन पर गंदी मिट्टी और टर्बिड वाटर पड़ गया तो उनकी वो कोल्ड एरोगेंस वाली बॉडी आगे मेंटेन नहीं रह पाएगी। ये बातें सुनकर को ये चेन, जिसका खून वैसे ही उबल रहा था, मुस्कुराने लगा। यंग मास्टर, मैं आपकी फर्स्ट हाफ की स्पीच से बिल्कुल अग्री करता हूं, लेकिन ये सेकंड हाफ का डिस्क्रिप्शन काफी ज्यादा क्रूड और डिस्गस्टिंग है। शेन लैंग हंसने लगा और उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला। उसके व्यू में हालांकि निंग हान का एरोगेंस कुछ हद तक क्यू यावर से मिलता जुलता था, लेकिन इन दोनों का एसेंस कंप्लीटली डिफरेंट था। क्यू यावर का एरोगेंस गर्मी के स्कॉचिंग सन जैसा था, जो हॉट एंड मैग्नानिमस था और उन सब लोगों को प्रोटेक्ट करता था जो उसके विंग्स के नीचे थे। लेकिन ये निंग हान उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट थी। वो बाहर से जेंटल और फियरलेस दिखती थी, जिस पर कोई एयर्स नहीं थे, लेकिन रियलिटी में उसकी उन गहरी आंखों में एक इंडिफरेंस और डिटैचमेंट छुपी थी जो सब लिविंग बींग्स को एंड समझती थी। यहां तक सोचते हुए वो डायरेक्टली मुड़ा और बाहर की तरफ निकल गया। ऐसी औरत डरने लायक बिल्कुल नहीं है। मुझे जल्दी से पैलेस जाकर योर मैजेस्टी से नॉर्दर्न पार्क हंटिंग ग्राउंड ले लेना चाहिए। इस मैटर के बाद निंग हान क्वाइटली कैपिटल सिटी छोड़कर चली गई और ऑलमोस्ट उसी समय कैपिटल सिटी में स्वार्म करके एंट्री ली किसी और ने नहीं, बल्कि यूई किंगडम की वेटरन टॉप नोबल जोंग फैमिली की लेजिटिमेट डॉटर जोंग शिशी ने। ये औरत बचपन से ही अपनी फैमिली पावर पर रिलाई करके बहुत ज्यादा स्पाइसी और डोमिनेटिंग नेचर की थी। ये वही थी जिसने कैपिटल सिटी में जिन मुलान को पीट कर बुरी तरह इंजर किया था। अगर आप पूछें कि ये जोंग पावर आखिर कितनी बड़ी है, सिर्फ उसकी फैमिली की सर्फेस टेरिटरी ही शायद 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा थी, जो पिछली सू फैमिली से 4 गुना ज्यादा थी। वेस्टर्न सेलेस्टियल प्रोविंस का आधा नॉर्दर्न हिस्सा उनकी ही टेरिटरी में आता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जोंग क्लैन यू किंगडम का स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री वॉलआउट था। जहां तक उसके अंडर कंट्रोल टेरिटरी की बात है, वो एक हद तक ड्यूक बियन शाओ से भी ब्रॉड थी। हालांकि बियन शाओ मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर होल्ड करता था, पर कंसॉर्ट बियन की वजह से सॉवरेन निंग युआंगशिन के साथ उसके रिलेशन बहुत क्लोज थे और उसने पहले ही बियन क्लैन के तीनों काउंटीज की सब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पावर निंग युआंगशिन को हैंड ओवर कर दी थी। लेकिन जोंग फैमिली हेड जोंग याओ कंप्लीटली डिफरेंट था। वो न सिर्फ वहां की मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर को फर्मली गवर्न करता था, बल्कि ओपनली 100,000 लोगों की एक पूरी आर्मी कंट्रोल करता था। और एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते थे, वो ये थी कि 20 साल से भी ज्यादा पहले किंग ऑफ यू की हेयरशिप स्ट्रगल में जोंग फैमिली ने सीक्रेटली उनके भाई निंग युआनवू की साइड को फेवर किया था। निंग युआंगकियन के थ्रोन असेंड करने के बाद वो ओरिजिनली इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर इन वेटरन मिलिट्री जनरल फोर्सेस को पर्ज करना चाहता था। लेकिन हेल्पलेसली चू किंगडम के खिलाफ हुई वॉर में जोंग क्लैन साल भर बॉर्डर के फोरफ्रंट पर स्टेशनरी मेन फोर्स बन गया। निंग युआंगकियन को मजबूरी में इस एरोगेंट फैमिली की एरोगेंस को अनदेखा करना पड़ा। इस एक्सटेंट तक कि जब उसने बियान शाओ को प्रिवी काउंसिल एनवॉय कन्फर किया तो उसने झोंग याओ को शेन लैंग बैलेंस करने के लिए उसके छोटे भाई झोंग ई को कैपिटल सिटी भेज दिया ताकि वो ब्यूरो ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का डेप्यूटी एनवॉय बन सके। उसके बाद झोंग याओ को कंफर्ट करने के लिए निंग यानशिन को मजबूरी में ग्रैंड कमांडेंट की उस पोजीशन को री एनेबल करना पड़ा जो सैकड़ों सालों से अबैंडन पड़ी थी, और उसे झोंग याओ को कंफर कर दिया ताकि वो बियान शाओ के साथ बराबरी की पोजीशन पर बैठ सके। और ठीक उसी वक्त शेन लैंग, जो ऑडियंस के लिए रॉयल पैलेस की तरफ जा रहा था, ने अचानक पीछे से आती हुई घोड़ों की तेज आवाज सुनी। वुली ने इंस्टिंक्टिवली पीछे मुड़कर देखा और अगले ही सेकंड चिल्लाया, मास्टर जल्दी डॉज कीजिए, ये झोंग शिशी की कैवलरी टीम है। इससे पहले कि उसकी आवाज पूरी होती, शेन लैंग ने किसी रेजिंग फ्लेम की तरह विसल करती हुई एक डैजलिंग फिगर को अपनी तरफ आते देखा। जोंग शिशी की पियरलेसली खूबसूरत अपीयरेंस और उसकी चार्मिंग एंड ग्रेसफुल फिगर ने शेन लैंग को एक पल के लिए अपना होश खोने पर मजबूर कर दिया। ये लुक, ये फिगर, यहां तक कहा जा सकता था कि हर एक्सटर्नल एस्पेक्ट में वो मुलान के बराबर थी। हालांकि शेन लैंग ने फियर्सली अपना सिर हिलाया और खुद को होश में लाया। फिर उसने उनको रूथलेस नजरों से देखा। क्या फर्क पड़ता है अगर इस औरत के पास सिटी टॉपलिंग ब्यूटी है? उसने मुलान को इंजर किया था। शेन लैंग देर सबेर उससे रिवेंज जरूर लेगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली इसी मोमेंट पर जोंग शिशी ने अचानक अपना सिर घुमाया और उसे गुस्से से स्कोल्ड किया। डैम मैन, तुम क्या घूर रहे हो? अगर एक और बार देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। इससे पहले कि उसकी बात खत्म होती, उसके पास वाली कैवलरी ने ऑलरेडी अपने बोज रेज कर लिए थे और अगले ही इंस्टेंट में कई क्रॉसबो एरोज डायरेक्टली और ब्लाइंडली शेन लैंग की तरफ शूट किए गए। ये देखकर वुलाई और दूसरे गार्ड्स ने जल्दी से कंबाइन करके एक शील्ड वॉल बनाई और अपनी क्विक आइज और हैंड्स के साथ शेन लैंग के सामने फर्मली ब्लॉक हो गए। इस वक्त शेन लैंग, जो खुशकिस्मत था कि उसे कोई चोट नहीं आई थी, पूरी तरह से एनरेज हो चुका था। क्या एरोगेंट और डोमिनियरिंग झोंग लेजिटिमेट डॉटर है? वो आम रास्ते पर सिंपली लोगों पर शूट करने और उन्हें जान से मारने की हिम्मत कर रही थी। ह्यूमन लाइफ को किसी कचरे की तरह ट्रीट करने का उसका ये एरोगेंट बिहेवियर एक्चुअली डायरेक्टली झोंग फैमिली के लिए एक डेड एंड बुला रहा था। इस टाइम झोंग शिशी की कैवलरी रेजिमेंट को जाते हुए देखकर वुली ने अपने दांत पीसे और बोला, मास्टर, हम इस तरह की ह्यूमिलिएशन कैसे झेल सकते हैं? क्या हमें उनका पीछा करके उन्हें कड़ी टक्कर नहीं देनी चाहिए? शेन लैंग ने अपना सिर हिलाया और बोला, अभी उनसे निपटने का सही वक्त नहीं है। इन जंपिंग क्लाउन्स को थोड़े और वक्त तक जंप करने दो। अभी हमें जल्दी पैलेस जाकर सॉवरेन को ढूंढना है। नॉर्दर्न पार्क हंटिंग ग्राउंड मांगना हमारा मेन बिजनेस है। थोड़ी देर बाद शेन लैंग इंपीरियल स्टडी में पहुंच गया। जैसे ही वो मिले, निंग युआंगशिन ने पूछा, स्टिंकी ब्रैट, निंग हान इस बार तुम्हें किस लिए ढूंढने आई थी? शेन लैंग ने बॉ किया और रिप्लाई किया, रिप्लाइंग टू योर मैजेस्टी, प्रिंसेस ने इस मिनिस्टर को एक कमिटमेंट का प्रॉमिस किया है। वो इस मिनिस्टर को स्काइज एंड सी पवेलियन में एंटर होने और पवेलियन मास्टर जुअस सीआई का रजिस्टर्ड डिसाइपल बनने में मदद करेगी। लेकिन उनकी कंडीशन ये है कि ये मिनिस्टर हेयर की स्ट्रगल से विड्रॉ कर ले और हिज हाइनेस निंग जेंग को आगे असिस्ट ना करे। ये शब्द सुनते ही निंग युआंगशिन का चेहरा अचानक उतर गया। क्या वो इस बार कैपिटल स्पेसिफिकली इस मैटर के लिए आई थी? शेन लैंग ने नॉट किया। ये देखकर निंग युआंगशिन का दिल तुरंत गुस्से से जल उठा। निंग हान, यू रिबेलियस डॉटर,
तुमने एक्चुअली अपनी अथॉरिटी क्रॉस करके मेरी अथॉरिटी को चैलेंज करने की हिम्मत की? क्या तुम्हारी नजरों में अभी भी मेरा यानी अपने बाप का कोई वजूद है? मत भूलो कि तुम पहले मेरे यानी निंग युआंगशन की बेटी हो, ग्रेट यू की प्रिंसेस हो, और उसके बाद स्काइज एंड सी पवेलियन के पवेलियन मास्टर की सक्सेसर हो। शेन लैंग मेरा सब्जेक्ट है। वो रॉयल डिस्प्यूट्स में पार्टिसिपेट करता है या नहीं, ये सब यूए किंगडम के इंटरनल अफेयर्स हैं। और स्काइज एंड सी पवेलियन का अभी इतना हक नहीं है कि वो यहाँ जेस्चर्स दे या प्रेशर एक्सर्ट करे। यहाँ तक सोचते हुए निंग युआंगशन ने अपने इमोशंस को ईज किया, अपने अंदर के गुस्से को दबाया और अचानक तीखी नजरों से शेन लैंग की तरफ देखा। लिटिल बास्टर्ड, तुम तो कभी रॉयल पैलेस में एक कदम भी वॉलंटरीली नहीं रखते थे। अगर कोई मतलब ना हो तो तुम आज डेफिनेटली सिर्फ निंगहान का मैटर रिपोर्ट करने नहीं आए हो, राइट? बोलो एग्जैक्टली तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है? शेन लैंग ने ये सुना तो उसके होठों के किनारे लाइटली मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने अपना एक्सप्रेशन सीरियस किया और बोला, योर मैजेस्टी, क्या आपको याद है कल इस मिनिस्टर ने मेंशन किया था कि किंग ऑफ चू और नोबल लॉर्ड जिन सीक्रेटली कल्यूट कर रहे हैं और हमारे यूए किंगडम से डील करने के लिए फोर्सेस ज्वाइन करने का इंटेंशन रखते हैं? ये सुनकर निंग युआंगशन पहले तो स्टन हुआ, फिर उसने आगे बोलने का इशारा किया। शेन लैंग आगे बढ़ा और बोला, योर मैजेस्टी, इस सिचुएशन को ब्रेक करने के लिए इस मिनिस्टर की स्ट्रैटेजी अभी भी अनचेंज्ड है। हम एक्टिवली चू किंगडम को एक बॉर्डर हंट कंडक्ट करने के लिए इन्वाइट करेंगे। यूए किंगडम और वू किंगडम के बीच बॉर्डर हंटिंग का ट्रेडिशन है, लेकिन चू किंगडम के साथ ऐसी कोई प्रेसिडेंट नहीं है। एग्जैक्टली इस वजह से किंग ऑफ चू के मन में क्यूरियोसिटी और ग्रीड पैदा होगी। हमें बस एक ऐसी बेट करनी है जो उसको इस कदर टेम्प्ट करे कि उसे लगे कि ये बैटल उसकी सर्टन विक्ट्री है, और फिर उसे अग्री करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये रिमार्क सुनकर निंग युआंगशन तुरंत डीपली सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसने डीप वॉइस में कहा, तुम बेट में क्या यूज करना चाहते हो? शेन लैंग ने स्लाइटली स्माइल किया और एक एक शब्द जोर देकर बोला, बस मैं उन 2000 न्यू ट्रूप्स को चू किंगडम की 5000 एलीट ट्रूप्स के अगेंस्ट बैटल में यूज करूंगा। अगर हमारी साइड हार गई तो हम 800,000 गोल्ड कॉइन्स का इंडेमनिटी पे करेंगे और 23 बॉर्डर फोर्ट्रेसेस सीड करेंगे, और योर मैजेस्टी पर्सनली एक अपॉलॉजी लेटर लिखेंगे। नॉनसेंस। शेन लैंग का प्रपोजल सुनने के बाद निंग युआंगशन को लगा जैसे वो एक्सप्लोड होने वाला है। जैसे ही वो गुस्सा होने की तैयारी कर रहा था, उसने शेन लैंग को आगे कहते सुना, योर मैजेस्टी, प्लीज अपना गुस्सा शांत कीजिए। जब इस मिनिस्टर ने ऐसी बेट सेट करने की हिम्मत की है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास फुल अश्योरेंस है। ये डेफिनेटली कोई रेकलेस मूव नहीं है। अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दें तो ये मिनिस्टर डेफिनेटली आपको इस हंट में एक पावरफुल और इनविंसिबल ट्रांसेंडेंट आर्मी दिखाएगा। हम लॉजिकली बिना किसी शक के डेफिनेटली जीतेंगे। बार बार सोचने के बाद निंग युआंगशन ने अपने दांत पीसकर पूछा, तो तुमने इस न्यू आर्मी का इंचार्ज किसे बनाने का प्लान किया है? शेन लैंग ने बिना सोचे ब्लर्ट आउट किया, नेचुरली हिज हाइनेस निंगजेंग। वो पर्सनली इस ऑपरेशन को डायरेक्ट करेंगे। ये सुनकर निंग युआंगशन ने स्नीयर किया, तुम्हारा एबेकस तो बहुत अच्छा प्ले कर रहा है ब्रैट। अगर ये बैटल जीत ली गई तो वो आसमान में उड़ने लगेगा, राइट? शेन लैंग ने अपने कंधे उचकाए और चकल किया, योर मैजेस्टी क्लियरली देखते हैं, लेकिन ये मैटर विन विन है। ऊपर से अगर ये बात की जाए कि इस मैटर से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा, तो आखिर में योर मैजेस्टी ही तो है। आपको पता होना चाहिए कि हालांकि आपने पहले किंग ऑफ वू को हराया था, किंग ऑफ चू की स्ट्रेंथ किंग ऑफ वू से कहीं ज्यादा ऊपर है। उन सालों को याद कीजिए जब आपको भी उनके हाथों लॉसेस उठाने पड़े थे। अगर हम इस हंट में फ्यूअर के साथ मोर को हरा सकें, किंग ऑफ चू को डिफीट कर सके, तो योर मैजेस्टी डेफिनेटली फिर से मोनार्क्स के पीक पर असेंड कर जाएंगे, जो ऑ के साथ दुनिया को हिला देगा। शेन लैंग का विविड डिस्क्रिप्शन सुनकर निंग युआंगशन ने स्नीयर किया, स्टिंकी ब्रैट, तुम्हारी आर्मी के पास शायद 8 कैरेक्टर का पहला स्ट्रोक भी नहीं है और तुम मेरे सामने इतनी बड़ी बातें फेंक रहे हो। शेन लैंग ने प्राउड फेस के साथ रिप्लाई किया, योर मैजेस्टी क्या कह रहे हैं आप? मैं शेन लैंग आपसे बड़ी बातें बहुत बोलता हूं, लेकिन खुद से पूछिए कि क्या इस मिनिस्टर ने कभी जो कहा वो आपके लिए फुलफिल नहीं हुआ? निंग युआंगशन ये सुनकर फ्राउन किए बिना नहीं रह पाया। इस ब्रैट शेन लैंग के पास वाकई ऐसी एबिलिटी थी जो मिट्टी को सोना बना सकती थी, लेकिन इसकी खुद की फितरत थी इम्पॉसिबल चीजों को चैलेंज करने की। और अभी हालांकि उसका प्रपोजल रिस्की लग रहा था, उसमें एक ऐसी टेम्पटेशन भी थी जिसे रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल था। काफी देर तक सोचने के बाद निंग युआंगशन ने अचानक डीप वॉइस में कहा, नहीं, तुम्हारा प्रपोजल बहुत अब्सर्ड है। मैं पूरे यू किंगडम का फ्यूचर तुम्हारी जिद के हवाले नहीं कर सकता। इस मैटर पर बाद में डिस्कशन होगी, लेकिन शेन लैंग तुम्हें पता है कि मैं इस मैटर पर आज एब्सोल्युटली एग्री नहीं हो सकता। तुम्हारे आज आने का रियल पर्पस आखिर क्या है? ये शब्द सुनते ही शेन लैंग ने अपना सिर खुजालाया और हंसा। इंडीड योर मैजेस्टी से कुछ नहीं छुपाया जा सकता। बात यह है कि हमारा मार्की ऑफ चेंगपिंग का मैंशन बहुत छोटा है और सबकी नजरों में न्यू रिक्रूट्स को सीक्रेटली ट्रेन करना सही नहीं है। मैं सोच रहा था कि वहां जो नॉर्दर्न पार्क हंटिंग ग्राउंड है वो सालों से अबैंडन पड़ा है और उसको यूज ना करना एक पिटी होगा। क्या आप हमें वो जगह पहले बोरो दे सकते हैं? ये शब्द सुनते ही निंग युआंगशन के दिल में गुस्से की लपटें जल उठीं। मुझे पता था कि ये लिटिल बास्टर्ड बिना फायदे के जल्दी नहीं उठेगा। अगर इसके पास कोई रिक्वेस्ट नहीं होती तो मुझे डर है कि ये 10-15 दिन तक पैलेस में एंटर करने का इनिशिएटिव ही नहीं लेता। इस बार मुझे इस ब्रैट का दिमाग ठीक करना ही होगा ताकि वो मेरी मेहरबानी का फायदा उठाकर रेकलेसली बिहेव और एंडलेस डिमांड्स करना छोड़ दे। ये सोचते हुए निंग युआंगशन ने अपनी आईब्राउज हल्की सी रेज की। वो जस्ट शेन लैंग के लिए चीजें मुश्किल बनाने के लिए बोलने की तैयारी कर रहा था कि तभी एक लाउड क्लैंग की आवाज आई और ज़ोंग शिशी किसी दहकती आग के गोले की तरह वहां रशिंग आई और सीधे निंग युआंगशन पर झपटी। अडॉप्टिव फादर, शिशी आ गई। आपको इतने दिन से नहीं देखा, क्या आपने मुझे मिस किया? इस सडन मूव ने इंस्टेंटली शेन लैंग को वहीं स्टन कर दिया और सॉवरेन, जिसका होश वापस आया, हरिडली अपना हाथ वापस खींचना चाहता था। आखिर झोंग शिशी की चेस्ट टाइट उससे प्रेस हो रही थी, जो उसे एज एन एल्डर एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल बना रही थी। शिशी, जल्दी छोड़ो। मेन और वुमेन को गिविंग या रिसीविंग के वक्त टच नहीं करना चाहिए। तुम एक लड़की हो, ऐसे किसी मर्द का हाथ कैसे पकड़ सकती हो? लेकिन अनएक्सपेक्टेडली झोंग शिशी को इन सब की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो अभी भी अनस्क्रूपुलसली निंग युआंगशन का आम हक किए हुए थी। शिशी को एक जगह चाहिए।
क्या आप शीशी को देंगे? श्योर ओके। उसका ये अफेक्टेड कोकेटिश अपीयरेंस देखकर शेन लैंग की पूरी बॉडी पर गूज़बम्प्स आ गए और उसके चेहरे पर अनडिस्गाइज्ड डिस्गस्ट क्लियरली लिखा था। कोकेटिशली एक्ट करने में डूबी हुई झोंग शीशी को अचानक रियलाइज हुआ कि रूम में कोई और भी था। अपना सिर घुमाते ही जैसे ही उसने शेन लैंग को देखा, वो पहले तो स्टन हुई, फिर वायलेंटली ऐसे उछली जैसे किसी ने बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया हो। वो शेन लैंग की तरफ उंगली पॉइंट करके एंग्रीली स्कोल्ड करने लगी, लेचर तुम यहाँ कैसे? लेकिन शेन लैंग ने यह सुनकर बस साइडवेज उसे एक झलक देखी और अपनी नेजल कैविटी से एक कोल्ड स्नॉट निकाली। उस पर जरा भी अटेंशन देना जरूरी नहीं समझा। उसका ये स्लाइटिंग एटीट्यूड देखकर झोंग शीशी आग बबूला हो गई। उसकी गुस्से की आग हजारों फुट ऊपर उछली और वो तुरंत निंग युआंगशेन पर दोबारा पाउंस करते हुए लाल आंखों से रोती हुई बोली, इस आदमी ने शीशी को बुली किया। शीशी अब आपसे 2 चीजें मांगती है। पहला, मुझे इस लेचर की आंखें चाहिए, और दूसरा, मैं इस बार कैपिटल सिटी में अपनी 2000 कैवलरी लेकर आई हूं, लेकिन उन्हें स्टेशन करने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं आपका नॉर्दर्न पार्क हंटिंग ग्राउंड गैरिसन के लिए यूज करना चाहती हूं। आपको शीशी की बात माननी होगी, वरना लोग आपसे एंडलेसली पेस्टर होंगे। इस मोमेंट पर यह सुनकर कि झोंग शीशी भी नॉर्दर्न पार्क हंटिंग ग्राउंड मांगने आई थी, शेन लैंग का चेहरा अचानक सैंक हो गया। डैम इट, ये फीमेल डेविल एक्चुअली मेरे साथ टेरिटरी ग्रैब करना चाहती है। निंग युआंगशियन ने नेचुरली उसका एशन फेस देखा और लाइटली कॉफ करते हुए शेन लैंग की तरफ पॉइंट करके बोला, शीशी ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, मैंने अभी वो हंटिंग ग्राउंड इसको प्रॉमिस कर दिया है। झोंग शीशी की आंखें इंस्टेंटली शॉक से फैल गईं। उसे पता था कि पास्ट में उसने जो कुछ भी मांगा, सॉवरेन ने कभी जरा भी डिक्लाइन नहीं किया था। आज वो उसका विश एक नेमलेस ब्रैट के लिए कैसे ब्रश ऑफ कर सकते हैं। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और शेन लैंग को फियर्सली ग्लेयर करते हुए देखा। ये प्रिटी बॉय किस खेत की मूली है? ये एक्चुअली ग्रैंड आंट मुझसे लैंड ग्रैब करने की हिम्मत करता है? जैसे ही उसकी नजर शेन लैंग के चेहरे पर पड़ी, उसे लगा जैसे उसकी हार्ट बीट एक बीट मिस कर गई हो। अनएक्सपेक्टेडली क्लोजर इंस्पेक्शन पर यह आदमी बहुत ज्यादा हैंडसम था। यहां तक कहा जा सकता था कि वो हरेम की कॉन्क्यूबाइन से भी कुछ ज्यादा खूबसूरत था। मैं ये सब क्या सोच रही हूँ? ऐसा वीक प्रिटी बॉय मेरी नजरों में कैसे आ सकता है? ये सोचते हुए वो अचानक शेन लैंग के आगे जंप करते हुए चिल्लाई, तुम हो कौन? शेन लैंग ने इंडिफरेंटली अपनी आंखें ऊपर उठाई और एक काम और वेवलेस टोन में रिप्लाई किया, शेन लैंग। ये नाम सुनकर झोंग शीशी स्टन हुई। फिर जैसे कुछ याद आते ही उसने अपना चेस्ट आगे किया, सार्केज्म के साथ उसके आगे घूमने लगी और बोली, तो तुम वही प्रिटी बॉय हो जिसे जिन मुलान ने मैट्री लोकल सन इन लॉ के रूप में ढूंढा था? उसने शेन लैंग को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में कंटेम्प्ट अनडिस्गाइज्ड था। जिन मुलान के न सिर्फ मार्शल आर्ट्स मीडियोकर हैं, बल्कि उसकी पसंद भी आउटरेजसली पुअर है। उसने एक्चुअली तुम्हारे जैसा एक एम्ब्रॉयडर्ड पिलो चूज किया, जो देखने में तो अच्छा है लेकिन यूजलेस है। अपीयरेंस के मामले में वो मुझसे इंफीरियर है, मार्शल आर्ट्स ब्लड लाइन के मामले में वो मुझसे बहुत इंफीरियर है। अब उसका हस्बैंड भी इतना यूजलेस है, लगता है इस जिंदगी में वो मुझे कभी कैचअप नहीं कर पाएगी। झोंग शीशी को अपने सामने लगातार मुलान को नीचा दिखाते सुनकर शेन लैंग के आसपास का एयर प्रेशर कम होने लगा और उसकी आंखों की गहराई में एक आग लगना शुरू हो गई थी। सिचुएशन ठीक नहीं थी। ये देखकर निंग युआंगशेन ने हरिडली मामला शांत करने के लिए मुंह खोला, शीशी, मैंने वाकई नॉर्दर्न पार्क हंटिंग ग्राउंड पहले ही शेन लैंग और निंग जेंग को एज अ मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड बिस्टो कर दिया है। ये स्टेट के फाउंडेशन से जुड़ा सीरियस मैटर है। मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें वेस्ट गार्डन मैनर दे देता हूँ, कैसा रहेगा? वहां की माउंटेन्स और रिवर्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। वो जगह नॉर्दर्न पार्क हंटिंग ग्राउंड से ज्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन झोंग शीशी ने यह ऑफर नहीं माना। बचपन से उसने सिर्फ दूसरों की चीजें ग्रैब करना ही सीखा था और आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उसके मुंह से निवाला छीन ले। अचानक उसने अपने आईबॉल्स रोल किए और फिर शेन लैंग को ग्लूमली देखते हुए बोली, प्रिटी बॉय, अगर अडॉप्टिव फादर ने तुम्हें हंटिंग ग्राउंड बिस्टो भी कर दिया तो क्या हुआ? अगर तुमने वहां आधा कदम भी रखने की हिम्मत की तो मैं अपनी आर्मी लाकर तुम्हें वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। अगर विश्वास नहीं है तो ट्राई करके देख लेना। झोंग शीशी का नंगा थ्रेट सुनकर निंग युआंगशेन ने अपना माथा पकड़ लिया और हेल्पलेसली साई किया। कोई और ऑप्शन नहीं था। कौन इस लॉलेस लिटिल एंसेस्टर को झोंग क्लैन की लेजिटिमेट डॉटर होने देता? अभी भी बॉर्डर को गार्ड करने के लिए झोंग क्लैन पर ही रिलाई करना पड़ता था, इसलिए उसके लिए इतना हार्श होना रियली इनकन्वीनियंट था। शेन लैंग, अब तुम अपनी ब्लेसिंग्स के लिए खुद ही प्रे करो। और शेन लैंग ने अपनी आंखों के किनारे से एम्बैरेस्ड निंग युआंगशेन पर एक नजर डाली, फिर कोल्डली बोला, झोंग शीशी, मैंने सुना है कि उस वक्त मेरी बीवी को इंजर करने वाली तुम ही थी। झोंग शीशी ने अपनी चिन थोड़ी ऊपर उठाई। उसका टोन एक्सट्रीमली एरोगेंट था। दैट्स राइट, उस वक्त मैंने उसको इतना मारा था कि वो खून की उल्टियां कर रही थी, जमीन पर पैरालाइज्ड पड़ी थी और रेंग भी नहीं पा रही थी। अगर किसी को दोष देना है तो सिर्फ उसकी कमजोर मार्शल आर्ट्स को ही दोष दिया जा सकता है। फिर भी उसने मुझसे चैलेंज करके अपनी औकात भुला दी थी। शेन लैंग ने यह सुना और गुस्से की जगह हंसने लगा। तो क्या तुमने कभी मेरी एबिलिटी के बारे में नहीं सुना? तुम्हारी एबिलिटी? झोंग शीशी को जैसे कोई बड़ा मजाक लगा हो और वो हंसने से खुद को नहीं रोक पाई। तुम जैसा कचरा स्कम एक सिल्वर की तरह दिखने वाले प्यूटर स्पीयरहेड से ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है तुम्हारे पास किसी औरत के साथ सोने तक की ताकत नहीं है। तुम जैसा वेस्ट इस दुनिया में वाकई रेयर है। शेन लैंग ने यह सुना और फिर से गुस्से की जगह हंसा। तो तुम मुझे इस तरह देखती हो? ठीक है फिर, क्योंकि मुझे और तुम्हें दोनों को नॉर्दर्न पार्क हंटिंग ग्राउंड चाहिए, तो क्यों ना हमारा एक कंटेस्ट हो। जो जीतेगा नॉर्दर्न पार्क हंटिंग ग्राउंड उसका हो जाएगा। झोंग शीशी पहले स्टन हुई, फिर लाउडली हंसने लगी। जिन मुलान उस वक्त भी मेरी ओपोनेंट नहीं थी और अब जब वो सिवियर इंजरी से भरी हुई है तो और भी देखने लायक नहीं है। वो नहीं। शेन लैंग ने अपना सिर हिलाया और उसकी बात काट दी। तुम्हारे साथ कंपीट करने वाली मेरी बीवी नहीं है। ये शब्द सुनते ही निंग युआंगशेन शॉक से खड़ा हो गया। तुम? शेन लैंग, तुम मार्शल आर्ट्स में झोंग शीशी के साथ कंपीट करना चाहते हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हारा ब्रैड जीने से थक गया है? लेकिन इससे पहले कि वो अपना मुंह खोलकर उन्हें रोकता, उसने देखा कि झोंग शीशी एक्साइटेडली उछल पड़ी।
उसकी दोनों आंखें चमक रही थीं जब उसने कहा, क्या तुम सच में मेरे साथ कंपीट करना चाहते हो? किस टाइम? शेन लैंग ने फर्मली रिप्लाई किया, तो फिर इसे 3 दिन बाद सेट करते हैं, कैसा रहेगा? झोंग शीशी ये सुनकर और भी एक्साइटेड हो गई। दो डील डन, कोई पीछे नहीं हटेगा। बोलने के बाद बिना शेन लैंग के रिस्पॉन्स का वेट किए वो बगैर पीछे मुड़े इंपीरियल स्टडी से बाहर भाग गई। निंग युआंगशिन उसे रोकना चाहता था, लेकिन झोंग शीशी ने उसे चांस भी नहीं दिया और इंस्टेंटली गायब हो गई। और झोंग शीशी, जिसने इस बार कंफर्म करने के बाद कि शेन लैंग एब्सोल्युटली मजाक नहीं कर रहा था, ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था। उसे डर था कि वो अपनी बात से मुकर जाएगा, इसलिए उसने एक्चुअली सॉवरेन को अलविदा कहने की एटिकेट तक भुला दी और विंड की स्पीड से इंपीरियल स्टडी के बाहर भाग गई। इस मोमेंट निंग युआंगशिन स्पीडिंग अवे होती झोंग शीशी की बैग को देखता रहा। थोड़ी देर तक स्टन रहने के बाद जब होश वापस आया तो वो रेज में आ गया। शेन लैंग, तुम सिंपली सब कुछ मैसअप कर रहे हो। झोंग शीशी कैपिटल सिटी में सिर्फ एक ब्लाइंड डेट के लिए आई है, वो कुछ दिन में चली जाएगी। तुम इस एंसेस्टर को प्रोवोक करने की जिद क्यों कर रहे हो? छोड़ो, तुम तुरंत कैपिटल सिटी से निकल जाओ, कुछ दिनों के लिए अपने घर चले जाओ ताकि इस लाइमलाइट से बच सको। वैसे भी तुम्हें घर से निकले हाफ ईयर से ज्यादा हो गया है। मुझे लगता है तुम्हारे फैमिली मेंबर्स भी तुम्हें मिस कर रहे होंगे, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताना भी ठीक रहेगा। जैसे ही उसकी आवाज रुकी, ग्रैंड यूनक लीजी भी हरिडली हॉल में एंटर हुआ ताकि वो शेन लैंग को समझा सके। यंग मास्टर शेन, झोंग शीशी के मार्शल आर्ट्स आपकी ऑनरेबल वाइफ से कहीं ज्यादा ऊपर है। यहां तक कि हमारी लॉलेस प्रिंसेस निंग यान भी उनसे 3 कदम डरती हैं। शेन लैंग ने कामली नॉड किया। मुझे नेचुरली पता है कि मेरे इस कमजोर शरीर के साथ, जिसमें एक चिकन ट्रस्ट करने की ताकत नहीं है, मेरे जैसे 100 लोग मिलकर भी उसकी आधी उंगली का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन इस बार मेरे पास जीतने की फुल एश्योरेंस है। उस स्टिंकी औरत का उस दिन मेरी बीवी को इंजर करने का जो कर्ज है, वो मैं शेन लैंग उसे चुका कर रहूंगा। ओ माय यंग मास्टर शेन, लीजी एंशियसली अपने पैर पटकते हुए बोला। हमारी फैमिली जानती है कि आपके पास अनपैरेलल्ड रिसोर्सफुलनेस है, लेकिन मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन में एक इंस्टेंट में लाइफ और डेथ डिसाइड होती है। मुझे डर है कि आप जब तक अपना प्लान डिस्प्ले करेंगे, वो झोंग शीशी आपको ऑलरेडी नॉकडाउन कर चुकी होगी। ऊपर से ये औरत हमेशा से लॉलेस रही है, वो डेफिनेटली आप पर मर्सी नहीं दिखाएगी। क्या आप फिर से रिकंसिडर नहीं करेंगे? शेन लैंग ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे थपथपाए। थैंक यू यूनिकली आपकी कंसर्न के लिए, लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैं शेन लैंग कभी वैसी बैटल नहीं लड़ता जिसमें मुझे जीत का यकीन ना हो। इस मोमेंट निंग युआंगशिन, जो साइड में काफी देर से साइलेंट था, ने उसकी इतनी सोलम और वाव करते हुए अपीयरेंस देखी तो वो थॉटफुल हो गया। इस स्टिंकी ब्रैट के दिमाग में मोस्टली कोई ना कोई आइडिया जरूर है। निंग युआंगशिन खड़ा हुआ और शेन लैंग के पास जाकर डीप वॉइस में बोला, किड, क्या सच में इस मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन के लिए तुम्हारे पास फुल एश्योरेंस है? शेन लैंग ने बाउ किया। योर मैजेस्टी प्लीज रेस्ट एश्योर्ड, ये मिनिस्टर डेफिनेटली जीतेगा। स्टेडली निंग युआंगशिन ये सुनकर स्नीर करता हुआ उसके पास से गुजरा। बाहर जाते हुए अचानक वो स्क्रीन के पास रुका और बिना पीछे मुड़े एक सेंटेंस फेंक कर बोला, ज्यादा बड़ा तमाशा मत बनाना, तुम्हें इस मैटर की प्रोप्राइटी को समझना होगा। वेल, शेन लैंग ये सुनकर तुरंत अपने दिल में समझ गया। सॉवरेन के जाने के बाद उसके चेहरे पर इंस्टेंटली एक बैड स्माइल आ गई। योर मैजेस्टी ने एक्चुअली अपोज कंटिन्यू नहीं किया। इसका मतलब यह है कि उनका इस मैटर पर टैसिट अप्रूवल है। साफ दिख रहा है कि वो बहुत पहले से झोंग शीशी का स्पॉइल्ड और अनरीजनेबल बिहेवियर झेल नहीं पा रहे थे। बस ये पिटी है कि अपनी आइडेंटिटी की वजह से वो रियलिस्टिकली उस पर कुछ एक्शन नहीं ले सकते थे। क्योंकि बात यह है तो मैं आपका गुस्सा निकालने में मदद कर देता हूं। इस बार शाम के वक्त झोंग शीशी से वेट नहीं हुआ और उसने किसी को चैलेंज लेटर मार्की ऑफ चंगपिंग्स मैंशन भेजने का ऑर्डर दे दिया। इस मोमेंट निंग झेंग और कू यिचिन चैलेंज लेटर को शेन लैंग के हाथ में देखकर वरी हो रहे थे, लेकिन शेन लैंग के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। उसके नजरिए में इस बिग ब्रेस्टेड और ब्रेनलेस बेवकूफ औरत ने कौन सा चैलेंज लेटर लिखा था? ये क्लियरली एक लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट था। वो उसको डायरेक्टली मारना चाहती थी। शेन लैंग की आंखों में अचानक एक अनप्रेसिडेंटेड मैडनेस फूट पड़ी। पेन उठाकर उसने अपना नाम साइन किया। झोंग शीशी, इस बार किसके हाथों किसकी मौत होती है, ये वाकई अनसर्टन है। इस मोमेंट शेन लैंग को साइन किया हुआ चैलेंज लेटर मैसेंजर को वापस देते देख निंग झेंग के दिल की वरी और भी बढ़ गई। ये शेन लैंग सच में हर कुछ दिनों में ऐसे डिसीजंस लेता है जो लोगों की जान सुखाते हैं। वो झोंग शीशी एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जिससे पूरी कंट्री अवॉइड करती है। आखिर उसने इस बार उसे प्रोवोक ही क्यों किया? बार बार सोचने के बाद वो शेन लैंग को समझाने से खुद को रोक नहीं पाया। कैसा रहेगा अगर इस बार भूल जाओ? मत जाओ। शेन लैंग ने यह सुना और मुस्कुराते हुए कहा, योर हाइनेस प्लीज रेस्ट एश्योर्ड। मैं शेन लैंग ने आज तक कभी हार नहीं मानी है, और तो और इस बार भी हम जरूर जीतेंगे। शेन लैंग को किसी भी कीमत पर न झुकते देख निंग झेंग ने दांत पीसते हुए कहा, सॉरी शेन लैंग, मैं झोंग शीशी के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं तुम्हें इस खतरे में अकेले नहीं डाल सकता। यंग मास्टर शेन को बांध दो। जैसे ही ऑर्डर मिला, वो लाई तुरंत शेन लैंग की तरफ बढ़ा और उसको सिर्फ एक हाथ से एक ही जगह पर जकड़ लिया। मास्टर, मुझे माफ करना, ये सबऑर्डिनेट आपको मरने के लिए जाते हुए नहीं देख सकता। बेचारा शेन लैंग हेल्पलेस और पूरी तरह पैनिक में था। तभी जिन मुकोंग और लिटिल बिंग अचानक पीछे से बाहर आ गए। लिटिल बिंग ने बड़ी बेचारगी से कहा, यंग मास्टर, फिफ्थ हाइनेस ने जो किया वही बात इस दासी के दिल में भी चल रही थी। आपकी करंट आइडेंटिटी सिर्फ जिन फैमिली के सन इन लॉ की नहीं है, बल्कि इस दासी के पेट में पल रहे बच्चे के पिता की भी है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं और मेरा बच्चा क्या करेंगे? मैं यंग मिस को क्या मुंह दिखाऊंगी? जिन मुकोंग ने भी जल्दी से हाँ में हाँ मिलाई। हाँ ब्रदर इन लॉ, तुम एक वीक चिकन हो। अगर सच में लड़ाई हुई तो तुम मुझसे भी नहीं जीत सकते। मुझे तो डर है कि झोंग शीशी अपनी एक उंगली से ही 1 सेकंड में तुम्हारी जान ले लेगी। सबको एक साथ मिलकर उसको कंपीट करने से रोकते देख शेन लैंग पूरी तरह से पैनिक करने लगा। जल्दी रोको मुझे, मेरी बात सुनो, मैं इस बार डेफिनेटली जीतूंगा, मुझ पर विश्वास करो। निंग झेंग ने आहें भरते हुए कहा, शेन लैंग, इस बार सिचुएशन बहुत स्पेशल है। चाहे जो हो जाए तुम्हें सबकी बात माननी ही पड़ेगी। लीडर ऑफ 1000 हाउस होल्ड्स को कृपया यंग मास्टर शेन को वापस मिथिकल टर्टल सिटी ले जाएं।
उन्हें कुछ दिन अपने परिवार के साथ बिताने दें। कु यिचेन ने तुरंत ऑर्डर एक्सेप्ट किया और शेन लैंग के हाथ पैर मारने को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उसको सीधा अपने कंधे पर उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आधी रात का वक्त था। मार्की ऑफ चेंगपिंग्स मैंशन की कैरेज फीमेल आर्मी सोल्जर्स के एस्कॉर्ट के अंडर मिथिकल टर्टल सिटी की डायरेक्शन में जा रही थी। कैरेज के अंदर शेन लैंग डिस्पेयर से भरे चेहरे के साथ लगातार आहें भर रहा था। हेवेंस, जब से मैं शेन लैंग डेब्यू करके अब तक भटका हूं, मैं कभी दो चियांग किंग्स के हाथों में नहीं पड़ा और ना ही सुनैन ने मुझे क्रश किया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एंड में मैं अपने ही पिग टीममेट्स की इस जॉइंट स्कीम का शिकार बन जाऊंगा। अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मुझे पैनिक में भागने पर मजबूर किया गया। पता नहीं झोंग शीशी मेरा कितना मजाक उड़ाएगी। जैसे ही शेन लैंग परेशान हो रहा था, उसके बगल में बैठे कु यिचेन का चेहरा ड्रास्टिकली चेंज हो गया। कैरेज के बाहर किलिंग इंटेंट हमारी तरफ बढ़ रही है, ये बोलते ही उसने पर्दा हटाया और कैरेज से नीचे कूद गया। जैसे ही वो जमीन पर लैंड हुआ, एक्सपर्ट्स के डजन्स ऑफ फिगर्स कैरेज के सामने भूत की तरह रास्ता रोककर खड़े हो गए। जैसे ही दोनों साइड आमने सामने आए, अंधेरे से झोंग शीशी और सू पैन धीरे धीरे चलकर बाहर आए। झोंग शीशी ने अपने लाल होठों पर एक हल्की सी स्मर्क लाते हुए पूरे सार्केज्म के साथ कहा, शेन लैंग, मुझे लगा था कि तुम्हारे पास बहुत जबरदस्त एबिलिटी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के तुरंत बाद तुम एक बेरीव डॉग की तरह इतनी जल्दी मिथिकल टर्टल सिटी वापस भाग जाओगे। इसी वक्त कु यिचेन को समझ आ गया कि ये दोनों यहाँ किसी अच्छे इरादे से नहीं आए हैं। उसने तुरंत अपनी तलवार म्यान से निकाली और एक डिफेंसिव पोस्चर बनाते हुए जोर से चिल्लाया, सब मिलकर मेरे साथ यंग मास्टर की सेफ्टी को प्रोटेक्ट करो। उसकी आवाज अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि दोनों तरफ की घास से डजन्स ऑफ एक्सपर्ट्स और निकल आए और उन्होंने इंस्टेंटली कैरेज को टाइटली घेर लिया। ये देखकर कु यिचेन की आंखें ठंडी पड़ गईं। बस ये चंद लोग मिलकर आए हैं, तो आओ आज देखते हैं कि क्या मैं कु तोहुआन आज भी एक अकेला 100 लोगों से लड़ सकता हूं या नहीं। दोनों साइड्स को लड़ने के लिए तैयार देख बिग फूल और स्वॉर्ड किंग ली ख्यांग्यू अचानक अपीयर हुए और कु यिचेन के सामने रास्ता रोकते हुए खड़े हो गए। तभी ली ख्यांग्यू की भारी आवाज गूंजी, यिचेन घूमो और कैपिटल सिटी वापस चलो। कु यिचेन ये सुनते ही मना करना चाहता था, तभी ली ख्यांग्यू ने उसको कोल्डली इंटरप्ट किया। उनकी टोन में एक अनक्वेश्चनेबल मैजेस्टी थी। लीडर ऑफ 1000 हाउसहोल्ड्स कु, तुरंत कैपिटल सिटी वापस चलो। ली ख्यांग्यू की टोन सुनकर, जिसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी, कु यिचेन को मजबूरन हेल्पलेस होकर अपना सर हिलाना पड़ा और सबको ऑर्डर दिया, घूम जाओ, कैपिटल सिटी वापस चलो। कैरेज को वापस कैपिटल सिटी जाते देख वहीं खड़ी झोंग शीशी के चेहरे पर एक स्नेह आ गया। एक बार मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो क्या तुम्हें लगता है तुम भाग सकते हो? क्या तुम इस बार जिन मुलान का बदला नहीं लेना चाहते? मैं डेफिनेटली तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम उठ नहीं पाओगे और तुम्हें बेबस होकर यह देखने पर मजबूर करूंगी कि कैसे जिन फैमिली पूरी दुनिया के सामने लाफिंग स्टॉक बनती है। कुछ ही देर बाद कैरेज में शेन लैंग ने अपने बगल में बैठे ली ख्यांग्यू को देखा, जो अपनी हंसी रोकने की वजह से पूरी तरह कांप रहे थे। शेन लैंग ने इरिटेटेड होकर कहा, सीनियर स्वॉर्ड किंग, अगर आप हंसना चाहते हैं तो बस हंस लीजिए। उसकी आवाज खत्म होते ही ली ख्यांग्यू ने अपने इमोशंस को पूरी तरह से लेट गो कर दिया और जोर से हंस पड़े। शेन लैंग, ओह शेन लैंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं तुम्हारे चेहरे पर ऐसी डिफ्लेटेड लुक देखूंगा। ये सच में आसान नहीं है, पर इस बात को लेकर उन पर अपना गुस्सा मत निकालना। बात दरअसल ये है कि हिज हाइनेस निंग जेंग और बाकी सब तुम्हारी बहुत केयर करते हैं, इसीलिए उन्होंने इतना बेकार प्लान बनाया। आखिर तुम आगे जो करने जा रहे हो वो बेहद डेंजरस है। वो लोग सच में नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट हो। शेन लैंग ने अपनी ठुड्डी को हल्के से हिलाते हुए नॉट किया। उसकी टोन में थोड़ी हेल्पलेसनेस थी। बेशक मैं उनकी फीलिंग समझता हूं, मैं भला इन मडल हेडेड एग्स को कैसे ब्लेम कर सकता हूं। तभी ली ख्यांग्यू ने अचानक टॉपिक चेंज किया, लेकिन यंग मास्टर शेन, क्या आप श्योर हैं कि आप ऐसी प्रेशियस चीज झोंग शीशी पर यूज करना चाहते हैं? ये सुनकर शेन लैंग के चेहरे पर अचानक एक ग्लूमी स्नीर आ गया। अपनी मुलान बेबी का बदला लेने के लिए इस चीज को यूज करना वेस्ट नहीं कहलाता। वक्त तेजी से बीता और जल्द ही वो दिन आ गया जब शेन लैंग और झोंग शीशी का कंपटीशन होना था। ये खबर सुनकर अनगिनत डिग्निटरीज आने लगे और एक के बाद एक नॉर्दर्न पार्क हंटिंग ग्राउंड की तरफ आने लगे। सभी के चेहरे पर मजाक उड़ाने और तमाशा देखने वाला एक्सप्रेशन था। हर कोई शेन लैंग को हर तरीके से बेइज्जत होते हुए अपनी आंखों से देखना चाहता था। दूसरी तरफ सॉवरेन अब और शांति से नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने तुरंत लीजी और लियन को भेजकर दोनों के लिए डिक्री भिजवाई। इस कंपटीशन में दोनों साइड्स को एक लिमिट पर रुकना होगा और किसी की जान का नुकसान बिल्कुल अलाउड नहीं है। फरमान मिलने के बाद झोंग शीशी के होठों के किनारे पर एक कोल्ड स्माइल आ गई। शेन लैंग, बस रिलैक्स करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। मैं सिर्फ तुम्हारी उस छोटी सी एबिलिटी को क्रिपल करूंगी जिस पर तुम्हें इतना घमंड है, और तुम्हें जिंदगी भर के लिए एक यूजलेस पर्सन बना दूंगी जो हमेशा ह्यूमिलिएशन में जिएगा। और शेन लैंग की तरफ देखें तो उसका झोंग शीशी को मारने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। आखिर ये उसके लिए कुछ ज्यादा ही आसान हो जाता। वो तो ये चाहता था कि झोंग शीशी उन सारी तकलीफों को टेस्ट करे जो मुलान ने सही थी, ताकि वो बिट बाय बिट डिस्पेयर की गहरी खाई में गिर जाए। नॉर्दर्न पार्क हंटिंग ग्राउंड में सबकी नजरों के सामने शेन लैंग को दबते हुए और एम्बैरेस्ड होते हुए ज्यादा क्लियरली देखने के लिए झोंग शीशी ने फील्ड में स्पेसिफिकली एक टेम्पररी व्यूइंग प्लेटफॉर्म बनवाने का ऑर्डर दिया था, जो पूरे सेवरल हंड्रेड लोगों को आराम से अकोमोडेट कर सकता था। फोर्थ प्रिंस निंग जेन और सिक्स्थ प्रिंस निंग जिंग ओरिजिनल रूप से क्राउन प्रिंस के पार्टिजन्स थे, तो ऑब्वियस सी बात है वो निंग जेंग और शेन लैंग को खुद का मजाक बनाते हुए देखने का ये तमाशा बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते थे। दोनों वादे के मुताबिक सीन पर आ गए थे। अपने पीछे भीड़ को शेन लैंग के बारे में उसकी औकात का मजाक उड़ाते सुनकर निंग जिंग ने सीधे हाथ बढ़ाकर निंग जेंग की गर्दन पर रखा। फोर्थ ब्रदर, बताओ ये शेन लैंग मौत को गले लगाने के लिए इतना बेचैन क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि लिस्ट बनाने वाले उन 11 भिखारियों ने उसे हेयरशिप छीन लेने के चिप्स दिए हैं, इसलिए उसको अपना वजन नहीं पता? बगल से निंग जेन ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सिक्स्थ ब्रदर, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारा फिफ्थ ब्रदर इतना नर्वस है कि अब उसके पास तुम पर ध्यान देने का कोई दिमाग ही नहीं बचा? ये सुनते ही निंग जिंग जोर से हंसा। राइट राइट राइट,
ये मेरी गलती है, मैं तो भूल ही गया था कि फिफ्थ ब्रदर थोड़ा सा नर्वस होते ही हकलाने लगता है। मुझे लगता है हमें थोड़ा दूर ही बैठना चाहिए, कहीं फिफ्थ ब्रदर अनहैप्पी ना हो जाए और उन 11 भिखारियों को हमारे साथ पंगा लेने भेज दे। ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हालांकि उसकी बात पूरी होती इससे पहले ही दूर से तेजी से दौड़ते घोड़ों के खुरों की आवाज आई। सबने आवाज की तरफ देखा और वहां झोंग शीशी हवा में लहराते हुए एक रेड रोब में थी। उसकी आंखें म्यान से निकली हुई धारदार तलवारों की तरह शार्प थीं और वो 1000 मील वाले घोड़े पर तेजी से दौड़ती आ रही थी। उसके ब्राइट और फ्लैम्बॉयंट फिगर ने एक ही पल में निंगजेन और निंगजिंग के दिलों में डिजायर की एक आग लगा दी। कुछ ही देर बाद झोंग शीशी अपने घोड़े को व्यूइंग प्लेटफॉर्म के सामने ले आई, अपनी कमर घुमाई और एक डैशिंग नीट फ्लिप के साथ घोड़े से नीचे कूद गई। ये देखकर निंगजेन तुरंत चमचागिरी वाले चेहरे के साथ खड़ा हुआ और बड़े शौक से उसको वेलकम करने आगे बढ़ा। सिस्टर शीशी, तुम आखिर आ ही गई। लेकिन झोंग शीशी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसने सीधा उसकी एग्जिस्टेंस को इग्नोर कर दिया और आगे टेम्पररी कैंप की तरफ मुड़कर चली गई। निंगजिंग ने यह बगल से क्लियरली देखा और इंस्टेंटली उसे फोर्थ ब्रदर के लिए बहुत ऑकवर्ड पियर्सिंग एम्बैरेसमेंट फील हुई। शुक्र है कि वो उससे बात करने आगे नहीं बढ़ा था, वरना एक के बाद एक 2 प्रिंसेस का इग्नोर होना तो सच में एक्सट्रीम लेवल की बेइज्जती होती। शुक्लन का हेयर शुएपान जो झोंग शीशी के साथ आया था, उस ऑकवर्डनेस को तोड़ने के लिए तुरंत आगे बढ़ा और झुककर सलाम किया। फोर्थ हाइनेस, फिफ्थ हाइनेस, सिक्स्थ हाइनेस को प्रणाम। ये देखकर तीनों प्रिंसेस भी सल्यूट रिटर्न करने के लिए खड़े हो गए। तभी ऊपर स्टैंड पर किसी ने चिल्लाकर कहा, जल्दी देखो, शेन लैंग और उसके लोग आ गए। सबने आवाज की तरफ देखा तो शेन लैंग को ऊंचे कद वाले घोड़ों पर कु यिचन और बाकी सबके साथ पूरे एटीट्यूड में आते हुए देखा। उसकी नजर पूरे वेन्यू पर घूमी और उसने एक फ्रिवलस टोन में टीज करते हुए कहा, कमाल है, आज इतनी सारी ऑडियंस आई है। सभी भाइयों का यहाँ आकर मुझे सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। उसके ये बोलते ही पूरे वेन्यू में जोर से बूइंग की आवाज आने लगी। किसी ने पूरी जान लगाकर चिल्लाया, शेन लैंग, ज्यादा उड़ मत। हम यहाँ सिर्फ ये देखने आए हैं कि तू कैस्ट्रेट कैसे होता है। तेरे जैसा ये प्रिटी बॉय शायद आगे चलकर सॉफ्ट राइस नहीं खा पाएगा, है ना? इन बातों ने इंस्टेंटली पूरे वेन्यू को ठहाकों से भर दिया और लोग जोर जोर से हंसने लगे। हालांकि शेन लैंग ये सुनकर गुस्सा नहीं हुआ बल्कि उल्टा हंसने लगा। तो फिर मैं आप लोगों को फिक्र करने की तकलीफ नहीं दूंगा। मेरे जैसे दुनिया के अनपैरेलल्ड आदमी के लिए अगर मैं सच में दोंगफंग बुबाई बन भी गया तो क्या मेरा लुक्स और टैलेंट इतना सॉलिड है कि तब भी मैं प्रॉस्परस लाइफ जीऊंगा। और तो और मैं शेन लैंग ये मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन बिना किसी डाउट के जीतूंगा। उसकी इन बातों पर वापस भीड़ जोर जोर से हुटिंग करने लगी। किसी ने लाउड आवाज में रिटॉर्ट किया, शेन लैंग, यहां आकर रेकलेस बातें मत कर। अगर तुझे सच में मौत से डर नहीं लगता तो परसों रात तू रातों रात मिथिकल टर्टल सिटी वापस क्यों भाग गया था? शेन लैंग ने अपने कंधे उचकाए और कहा, वो तो सही बात है, मैं परसों रात चला गया था, लेकिन मैंने वो इसलिए किया ताकि जोंग शीशी को एक वे आउट मिल सके। तुम लोगों को शायद पता नहीं होगा, इन 2 दिनों में वो अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड से गुजर रही है। तुम ही बताओ, अगर मैं जीता तो क्या इस हिसाब से उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ब्लड नहीं बहने लगेगा? क्या ये ऐसा नहीं लगेगा कि मैं किसी की खराब सिचुएशन का फायदा उठा रहा हूं? इसलिए इस मैटर के बारे में पता चलने के बाद मैं जल्दी से वहां से निकल गया। शेन लैंग की इस बेहद घटिया और फ्रिवलस बात ने वहां मौजूद सभी लोगों को इंस्टेंटली स्टन कर दिया। और इस वक्त कैंप में प्रिपेयर कर रही झोंग शीशी को लग रहा था कि इन बातों को सुनने के बाद वो पूरी तरह गुस्से से फट जाएगी। और मैं झोंग शीशी इतनी बड़ी हो गई हूं, लेकिन आज तक मैंने ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी शर्म और बेइज्जती कभी नहीं सही थी। तो स्कम सच में अपनी मौत ढूंढ रहा है। सुसु, जो शुरू से उसके साथी थी, उसने इस मोमेंट पर उसको पकड़ा और समझाया, शीशी, इंपल्सिव मत बनो, मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन बस शुरू ही होने वाला है। जब तुम आगे फील्ड में जाओगी तो उसको अच्छा सबक सिखाने का वक्त निकल नहीं जाएगा। झोंग शीशी ने यह सुनकर एक लंबी सांस ली और जबरदस्ती अपने दिल में उबलते गुस्से को दबाया। मैं इस वक्त बिल्कुल भी इंपल्सिव नहीं हो सकती। बाद में जब मैं मार्शल आर्ट्स फील्ड में जाऊंगी तो मेरे पास इस स्कम को पहले कैस्ट्रेट करने और फिर मारने का पूरा रीजन होगा। उस वक्त मेरे सारे गिले शिकवे एक साथ निकल जाएंगे। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि इसी वक्त कैंप के बाहर खड़े शेन लैंग ने फिर से जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। चूंकि अब बातें यहां तक आ ही गई हैं तो मैं इसे छुपाऊंगा नहीं। परसों रात मैं तो एक्चुअली इस झोंग शीशी, इस बिग ब्रेस्टेड, फाउल माउथ और ब्रेनलेस औरत को छोड़ देना चाहता था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इस बात को अप्रिशिएट नहीं करेगी और सीधा आकर हमारा रास्ता रोकने के लिए अपनी आर्मी ले आएगी। अब जब उसको मौत की इतनी ही तलब है तो जब बाद में लड़ाई शुरू होगी तो सभी लोग मुझे ब्लेम मत करना अगर मैंने इसका खून इसके पूरे जिस्म पर स्प्लैट कर दिया तो। शेन लैंग की इन बेहद इंसल्टिंग शब्दों को सुनकर झोंग शीशी के दिल में जो आग अभी अभी दबाई गई थी वो वापस धधक उठी। उसने अचानक अपनी धारदार तलवार निकाली और बाहर निकलकर उस पर टूट पड़ने को तैयार हो गई। शेन लैंग, तू ब्रूट स्कम, मैं अभी तेरी कुत्तों वाली मौत लिखूंगी। ये देखकर शिव शिव एक तीर की तरह दरवाजे की तरफ लपकी और उसके रास्ते में आकर खड़ी हो गई। शीशी, काम डाउन। क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि शेन लैंग तुम्हें जानबूझकर उकसा रहा है? और जैसा कि शिव शिव ने कहा था, इस वक्त शेन लैंग उनके कैंप की तरफ एक प्लेफुल एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि ये झोंग शीशी वाकई में इतनी कूल रह सकती है। मैंने उसे इतना ज्यादा ट्रैम्पल दिया है लेकिन फिर भी वो फाइट बैक करने बाहर नहीं आई। रियली बोरिंग। ये सोचकर उसने आलस से अपने घोड़े को मोड़ लिया और अपने बगल में खड़े को ये चिन से बोला, ब्रदर को चलो चलकर कॉस्ट्यूम्स चेंज करते हैं, इस गुड शो को शुरू करने की तैयारी करो। कुछ ही देर बाद शिव शिव के प्यार से समझाने पर झोंग शीशी के इमोशंस आखिरकार शांत हो ही गए। शीशी, वो शेन लैंग नेचर से बड़ा ट्रेचरस इंसान है। तुम्हें किसी भी कीमत पर उसके बनाए रास्ते पर नहीं चलना है। मैंने सुना है कि उसके पास रेनस्टॉर्म ऑफ हिडन ब्लेड्स नाम का एक हिडन वेपन है। फील्ड में जाने के बाद तुम्हें 2 गुना ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। झोंग शीशी ने डिस्डेन के साथ कहा, मैं नेचुरली उसके हिडन वेपन्स के बारे में जानती हूँ। उसकी लॉन्च स्पीड बहुत स्लो है। मैं बस अपना हाथ उठाकर उसको इजीली ब्लॉक कर सकती हूँ। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और तो और रूल्स में भी काफी क्लियरली लिखा हुआ है कि फील्ड में हिडन वेपन्स लाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। शेन लैंग की एबिलिटी चाहे आसमान जितनी ही बड़ी क्यों ना हो,
उसके लिए उसे अंदर लाना कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। ये सुनकर भी शू शू अभी थोड़ी परेशान थी। कहने में तो बातें ऐसी ही हैं, लेकिन शेन लैंग के पास एक हेलुसिनोजेनिक जहर भी है जो लोगों का दिमाग कंफ्यूज कर सकता है, जिससे खुद को बचाना मुश्किल हो जाता है। उस वक्त तुम्हें एक्स्ट्रा गार्डेड रहना पड़ेगा। याद रखना कि जब तुम उसके पास जाओगी तो अपनी सांस रोक कर रखना, ताकि उस जहरीली गैस को अंदर लेने से बच सको। जोंग शिशी ने दांत पीसते हुए सिर हिलाया। फिक्र मत करो, इस बार मैं उसको एक ऐसी फियर्स लेसन सिखाऊंगी कि इस कम जिंदगी भर मुझसे पंगा लेने पर पछताएगा। ये देखकर कि वो उसकी एडवाइस मान रही है, ज़ू सू ने चुपके से आह भरी। उसने जो कहना था सब कह दिया था। इस हिसाब से अब प्लान फूल प्रूफ होना चाहिए था। शेन लैंग, इस बार तू चाहे कितना भी ट्रेचरस क्यों ना हो, जब तक जोंग शिशी एक्स्ट्रा गार्डेड रहती है, आज तेरी मौत तय है, बिना किसी डाउट के। जैसे ही ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म के वॉरियर ने कंपटीशन के रूल्स अनाउंस किए, शेन लैंग और जोंग शिशी के बीच का ये ड्यूल ऑफिशियली किक ऑफ हो गया। जोंग शिशी पूरे किलिंग इंटेंट के साथ अग्रेसिव होकर फील्ड के बीच में आई। वहीं शेन लैंग ने एक सॉफ्ट आर्मर पहना था और उसकी कमर पर एक चमकती हुई तलवार थी। पहली नजर में देखा जाए तो उसके अंदर आज वाकई एक हीरोइक स्पिरिट दिख रही थी। वापस स्टैंड्स की तरफ देखें तो अनगिनत नोबल बच्चे अपनी दिल की खुशी और एक्साइटमेंट को रिस्ट्रेन नहीं कर पा रहे थे। सभी लोग शेन लैंग को हर तरह से इंसल्ट होते हुए देखने का ये तमाशा एंजॉय करने के लिए वेट कर रहे थे। उनके अकॉर्डिंग इस मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन में किसी सस्पेंस की कोई जगह नहीं थी। अल्टीमेटली इसका एंड यही होगा कि शेन लैंग एक ही मूव में पूरी तरह इंस्टेंटली किल हो जाएगा। इस सब को लेकर शेन लैंग ने सिर्फ स्टैंड्स की तरफ एक हल्की सी नजर डाली और फिर जोंग शिशी को देखने के लिए अपना चेहरा घुमा लिया। उसकी आवाज में अभी भी प्लेफुलनेस थी। पर मुझे इस बात का अफसोस है कि आज इन लोगों को डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। तुम जैसी मदर यक्षा के भी क्या कमाल के ब्रेन डेड मेल फैंस हैं। यहां तक कहने के बाद उसके चेहरे पर अचानक एक बैड स्माइल आ गई। एल्डेस्ट मिस जोंग, आज तुम्हारे जिस्म से ब्लड की आवाज कुछ ज्यादा ही महक रही है। लगता है तुम वाकई में अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड में हो। ध्यान रखना कहीं फाइट शुरू होने के बाद तुम्हारा वो पीस ऑफ थिंग बाहर ना निकल आए। जोंग शिशी यह सुनकर हैरानी से वहीं स्टन हो गई, लेकिन इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाती, शेन लैंग ने अचानक अपनी पिच हाई की और जोर से चिल्लाया, जोंग शिशी, एक वक्त था जब तुमने चुपके से मेरी वाइफ जिन मुलान को सीरियसली इंजर करने के लिए एक विशेष हाथ आगे बढ़ाया था, जिसके चलते उसकी इंटरनल इंजरीज आज तक हील नहीं हुई हैं। मैं शेन लैंग इस नफरत को अपने दिल में बिठा कर लाया हूं। आज मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारी स्किन फट जाएगी और फ्लैश बाहर आ जाएगा, ताकि मेरे और मेरी पत्नी के दिलों की आग को आखिरकार शांति मिल सके। इस बात ने इंस्टेंटली जोंग शिशी को इतना एजिटेट कर दिया कि उसकी आंखें और चेहरे पर लाली छा गई। तू बहुत चीप है शेन लैंग, तेरी जबान आज कुछ ज्यादा ही चीप बातें कर रही है। मैं डेफिनेटली तेरी जीभ काट लूंगी, तेरे लिम्स चॉप ऑफ कर दूंगी और तेरी बची हुई पूरी जिंदगी में तुझे इस चीप जबान की एक पेनफुल कीमत चुकाने दूंगी। ये कहने के बाद उसने गुस्से में चिल्लाते हुए शेन लैंग पर कूदकर किल करने का फैसला किया। लेकिन ठीक इसी वक्त एक फेंट सी पेक्यूलियर स्मेल अचानक उसके नाक के पास फ्लोट हुई, जिसको सूंघते ही उसको इंस्टेंटली शू शू की वार्निंग याद आई। ये बिच शेन लैंग सिर्फ मुझे इनरेज करना चाहता है। अब से मैं अपनी सांस पकड़ के रखूंगी और इसको कभी मेरी वीकनेस का फायदा उठाने का चांस नहीं दूंगी। ये सब देखकर शेन लैंग के होठों के किनारे पर धीरे से एक अजीब मुस्कान आ गई। फिर उसने प्रिटेंशियसली अपनी कमर से तलवार बाहर निकाली। उस गैप का पूरा फायदा उठाते हुए जब जोंग शिशी पूरी तरह गार्डिंग पर फोकस थी, उसने कामली अपनी स्कैबर्ड पर एक हिडन मैकेनिज्म दबाया और इंटेंशनली एक्टिंग करते हुए स्कैबर्ड को बाहर फेंक दिया। जिस पल वो स्कैबर्ड जमीन पर गिरा, एक भारी मात्रा में कलरलेस और ओडरलेस ईथर चुपके से हवा में फैलने लगी। उसे ये पता नहीं था कि ये ईथर सिर्फ एक कैरियर थी। असल किलर तो उसमें छुपी फ्लोटिंग माउंटेन कर्स्ड बग्स द्वारा सिक्रीट की गई न्यूरोटॉक्सिन्स थी, जिससे रेजिस्ट करना ग्रैंड मास्टर जू यिन के लिए भी मुश्किल था। जोंग शिशी की तरफ देखते हुए, जो पूरी तरह से गार्डेड थी, शेन लैंग अपने मन में स्नीर करते हुए हंसने लगा। स्टूपिड औरत, तुझे लगता है कि सांस रोकने से कुछ यूजफुल होगा? इस तरह का टॉक्सिन सिर्फ सांस के जरिए बॉडी में इन्वेड नहीं करता, बल्कि स्किन के थ्रू भी पेनिट्रेट कर सकता है। जैसे ही तेरी नंगी स्किन इस गैस को टच करेगी, ये तुझे इंस्टेंटली पूरी तरह पैरालिसिस में डाल देगा। इंस्टेंटली जैसे ही ओपनिंग गॉन्ग बजा, जोंग शिशी का फिगर किसी तीर की तरह शूट हो चुका था। बो स्ट्रिंग को पीछे छोड़ते हुए एक टाइट आउटफिट उसकी विगरस फिगर को आउटलाइन कर रही थी। उसकी शार्प आंखें सीधे ऑपोजिट खड़े शेन लैंग पर लॉक थीं। उसके पांव जमीन पर तेजी से शूटिंग स्टार की तरह स्ट्रेट उसकी तरफ रश करने लगे। लेकिन जैसे ही हर कोई लुकिंग फॉरवर्ड था और ईगरली वेट कर रहा था ताकि वो देख सकें कि शेन लैंग को एक हार्ड लेसन मिलने वाली है, जोंग शिशी, जो अभी 2 मीटर से भी कम आगे आई थी, अचानक एक ही झटके में शेप में स्टैग्नेट गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी इनविजिबल शैकल्स में अचानक कैद हो गई हो। उसकी बॉडी की पूरी ताकत जैसे एक ही सेकंड में इंस्टेंटली इवैक्यूएट हो गई हो। उसकी वो ईगल जैसी शार्प आंखें अब पूरी तरह शॉक और ब्लैंकनेस से भर चुकी थीं और उसकी डेलिकेट बॉडी अनकंट्रोलेबली आगे की तरफ गिर पड़ी। ये देखकर शेन लैंग समझ गया कि आखिर सही वक्त आ गया है। उसने एक वायलेंट चीख मारी और आगे की तरफ लपका। एक कदम में 2 कदम की दूरी तय करते हुए जोंग शिशी के जमीन पर गिरने से ठीक 1 सेकंड पहले शेन लैंग ने अपना पैर उठाया और उसके चेस्ट पर एक फियर्स किक मार दी। ये किक इतनी मेजेस्टिक और भारी ताकत के साथ थी कि इसने सच में उसे पीछे की तरफ हवा में उड़ा दिया। जब वो जमीन पर भारी धड़क के साथ गिरी तो पूरे फील्ड में एक डल और लाउड आवाज गूंज उठी। लेकिन शेन लैंग अभी भी रुकने वाला नहीं था। उसने एक तीर की तरह आगे बढ़कर एक एरो स्टेप लिया, फ्लिप करके सीधा उसकी बॉडी के ऊपर बैठ गया, अपनी मुट्ठी बांधी और उसके प्योरलेसली ब्यूटीफुल चेहरे पर निशाना लगाते हुए एक के बाद एक बास्टर्ड पंचेस का पूरा सेट बरसा दिया। फ्लैश पर लगते घूसों की आवाज और शेन लैंग के इस ब्रूटल फाइटिंग स्टाइल को देखकर इस वक्त स्टैंड पर हो रही सारी चीयर्स अचानक रुक गई। हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं और उनके चेहरे पर जो एक्साइटमेंट थी वो कब की हैरानी और एस्टॉनिशमेंट में जम चुकी थी। ये क्या सिचुएशन चल रही है? वो इनसफरेबली एरोगेंट जोंग शिशी सच में शेन लैंग के नीचे दबकर बुरी तरह पिट रही थी। ये प्रिटी बॉय, उसने आखिरी पंच लैंड किया और उसके साथ ही जोंग शिशी का वो चेहरा जो कभी सारी दुनिया को दीवाना बना देता था,
अब मार मारकर बियॉन्ड रिकग्निशन हो चुका था। उसके ओरिजिनल एक्सक्विजिट फीचर्स अब सूज कर एक गुब्बारे जैसे हो गए थे और बिल्कुल एक पिगहेड जैसा अपीयरेंस दे रहे थे। जब सब कुछ खत्म हुआ तो शेन लांग ने अपने नीचे पड़ी जोंग शीशी को देखा, जो कब की बेहोश हो चुकी थी, और अपने अंदर से एक लंबी सांस छोड़ते हुए रिलीफ फील किया। आज की ये पिटाई करके सच में बहुत सुकून मिला। मुलान बेबी, अगर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा बदला ले लिया है तो तुम डेफिनेटली बहुत खुश होगी। और इसी वक्त स्टैंड्स पर सभी डिग्नेटरीज एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। उनके चेहरों पर डिसबिलीफ था। यहां तक कि हमेशा शांत और स्टेडी रहने वाला शू पैन भी अपनी जगह पर शॉक में खड़ा था। अभी आखिर हुआ क्या? जोंग शीशी के पास फाइट बैक करने की पावर क्यों नहीं थी? क्या शेन लांग हमेशा खुद को एक वाइज मैन नहीं मानता था, जो बिना मेस क्रिएट किए रिगरसली एक्ट करता था? तो आज उसने ऐसी अनस्क्रूपुलस हरकत करने की हिम्मत कैसे की? जोंग फैमिली की लेजिटिमेट डॉटर पर इतना भारी हाथ उठा दिया? सू पैन इससे ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने तुरंत अपने बगल में खड़ी पेल चेहरे वाली जोंग मियाओ को आवाज दी और दोनों जल्दी से स्टैंड से नीचे भागे। शू पैन ने जल्दी से एक व्हाइट गॉज लिया और जोंग शीशी के उस हॉरिबल चेहरे को ढक दिया। उसकी ऐसी शक्ल बाहर वालों को बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए, वरना जोंग फैमिली की नाक पूरी तरह से कट जाएगी। ये सब करने के बाद जोंग मियाओ अचानक मुड़ी और शेन लैंग को घूरते हुए जोर से चिल्लाई, शेन लैंग, तूने आखिर उसके साथ किया क्या है? अगर शीशी को कुछ भी हुआ तो इस बार जोंग फैमिली तुझे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ेगी। शेन लैंग ने यह सुना और धीरे से अपनी उंगलियों पर लगे खून के निशानों को पोंछने के लिए एक हैंडकचीफ निकाला। फिर उसने कंटेम्प्ट के साथ अपना मुंह खोला। तुम जोंग क्लैन की वही स्नॉबिश अडॉप्टेड डॉटर जोंग मियाओ हो, राइट? स्नॉबिश वर्ड सुनते ही जोंग मियाओ के गुस्से की आग इंस्टेंटली भड़क उठी। उसने वायलेंटली शेन लैंग की तरफ उंगली उठाई और गुस्से से बोली, शेन लैंग, ज्यादा उड़ मत। तूने आज एक मॉन्स्ट्रस डिजास्टर पैदा कर दी है। बेहतर होगा कि तू चुपचाप खुद को बांध ले और मेरे साथ वेस्टगार्ड सिटी चलकर मेरे अडॉप्टिव फादर के आगे अपना गुनाह कबूल करे, वरना मेरे अडॉप्टिव फादर तेरे मसल्स उखाड़ देंगे और तेरी स्किन छील देंगे और तुझे दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी। जोंग मियाओ की इस धमकी को सुनकर शेन लैंग ने बस एक ठंडा सा ओ बोला और फिर अपना हाथ उठाकर वेव किया। शेन 13 तुरंत उसका इशारा समझ गया और सिर्फ 3 सांस के टाइम में उसने बड़ी स्टेडीनेस के साथ एक चाय का कप शेन लैंग के हाथ में पकड़ा दिया। शेन लैंग ने कप उठाया, मुंह में चाय का एक घूंट लिया और इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, उसने सीधा जोंग मियाओ के चेहरे पर कुल्ला कर दिया। उसके इस सडन मूव ने जोंग मियाओ को इंस्टेंटली अपनी जगह पर फ्रीज कर दिया। इस वक्त शेन लैंग धीरे धीरे चलते हुए उसके सामने आया और स्नियर करते हुए बोला, सही बात है, जैसा मालिक वैसा ही कुत्ता। तुम्हारी बातें भी बिल्कुल वैसी ही अनोइंग हैं। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने थोड़ी मर्सी दिखाई, वरना अभी जो तुम्हारे चेहरे पर स्प्रे हुआ है वो पानी नहीं बल्कि मेरा यूरिन होता। जैसे ही ये वर्ड्स बाहर निकले, जोंग मियाओ इंस्टेंटली शॉक और गुस्से से पागल हो गई। शेन लैंग, ये स्कम, इसने न सिर्फ शीशी को इंजर किया बल्कि ऐसे वाइल्ड वर्ड्स बोलने की हिम्मत की। क्या इसको वाकई में मेरी जोंग फैमिली को ऑफेंड करने का डर नहीं है? शेन लैंग ने उसके एग्जास्परेटेड अपीयरेंस को देखा और जोर से हंसने लगा। तुम्हारी जोंग फैमिली कहीं हार तो नहीं बर्दाश्त कर पा रही? अगर अभी जमीन पर गिरा हुआ मैं होता तो क्या तुम लोग मुझे छोड़ देते? मुझे तो लगता है तुम लोग पक्का मेरे हाथ पैर तोड़ देते और फिर मेरा चेहरा बर्बाद कर देते, राइट? क्या जोंग फैमिली का मोटो सिर्फ खुद की फैमिली को दूसरों पर बुली करने की परमिशन देता है? यहां तक बोलने के बाद शेन लैंग ने अचानक सरप्राइज होने की एक्टिंग की। हेवेंस, तो तुम्हारी जोंग फैमिली के पास हिज मैजेस्टी की इंपीरियल सिटी में ऐसी मॉन्स्ट्रस अथॉरिटी आ चुकी है? जैसे ही ये बातें निकली, वहां मौजूद हर किसी का चेहरा इंस्टेंटली पीला पड़ गया। शो पान हान अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने डांटते हुए अपना मुंह खोला। शेन लैंग, ऐसे ट्रीजनस वर्ड्स बोलकर बकवास करना बंद कर। और तो और, तूने क्लियर तरीके से अभी इस मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में सीक्रेटली चीटिंग की है। क्या ये ओपनली कंपटीशन रूल्स को तोड़ना नहीं है? चीटिंग वर्ड सुनते ही जोंग मियाओ को इंस्टेंटली थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल गया। उसने वायलेंटली अपना सिर उठाया, शेन लैंग की तरफ उंगली की और दहाड़ी। शेन लैंग, यू डिस्पिकेबल विलन, तूने आखिर मेरी शीशी को इंजर करने के लिए कौन से क्रिकेट तरीके इस्तेमाल किए? अगर सच में ट्रू स्ट्रेंथ की बात होती तो शीशी की एक उंगली ही तुझे कुचलकर मार डालने के लिए काफी थी। शेन लैंग ने यह सुना और डिस्डेन के साथ अपने होंठ सिकोड़े। एल्डेस्ट यंग मास्टर शू, खाना चबाकर खाया जा सकता है, लेकिन वर्ड्स ऐसे ही केयरलेसली नहीं बोले जाते। तुम्हारी किस आंख ने मुझे चीटिंग करते हुए देखा? या फिर जो आंख तुम्हारे बट पर उगी है वो ज्यादा गंदी हो चुकी है? उसके इस फिल्दी लैंग्वेज ने इंस्टेंटली जोंग मियाओ को इतना गुस्सा दिला दिया कि वो पूरी तरह कांपने लगी। उसने तुरंत शेन लैंग को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। तभी कुयचेन, जो बगल से शांति से इन चेंजेस को देख रहा था, एक फ्लैश के साथ शेन लैंग के सामने ब्लॉक करके खड़ा हो गया। फिर उसने लाइटली कहा, सभी लोग ध्यान दें, बेट हारे हो तो अपनी हार मान लो। अपने कुछ पल के स्पिरिट के चक्कर में यू किंगडम के सामने जोंग क्लैन की बेइज्जती मत कराओ। जैसे ही ये रिमार्क सामने आया, शू पैन और जोंग मियाओ के चेहरे इंस्टेंटली गुस्से से आयन ग्रीन पड़ गए, लेकिन उनकी आगे कोई और मुश्किल खड़ी करने की हिम्मत नहीं हुई। ये देखकर शेन लैंग ने कंटेम्पचुअसली स्माइल किया, फिर सीधा मुड़ा और घोड़े पर बैठकर जाने लगा। हालांकि कुछ डजन मीटर्स जाने के बाद वो वापस पलट गया। इस बार वो सीधा शू पैन और उसकी बहन के पास गया और बोला, जब जोंग शीशी होश में आए तो उसको बता देना कि चूंकि वो शर्त के हिसाब से हार चुकी है, तो अब से ये नॉर्दर्न पार्क हंटिंग ग्राउंड मेरा शेन लैंग का है। ये जगह अब ज्यू क्लैन और जोंग क्लैन के लोगों को वेलकम नहीं करती। तुम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाओ। अपनी बात खत्म करते ही उसने अचानक ज्यू की तरफ देखा, जो साइड में चुपचाप खड़ी थी, और एक हाफ स्माइल के साथ बोला, तुम स्वॉर्ड किंग ली क्यांग्क्यू की वही अडॉप्टेड डॉटर शुए शुए हो ना? स्वॉर्ड किंग का नाम सुनते ही सू की आंखों में क्लियरली पैनिक फ्लैश हुआ, लेकिन उसने जल्दी से अपने सारे इमोशंस को छुपा लिया, अपनी आंखें नीचे की और सॉफ्टली बोली, यंग मास्टर शेन ने शायद किसी गलत इंसान को पहचान लिया है। ये छोटी लड़की एक लंबे अरसे से अपने डीप बुडवार में रह रही है और मैं किसी स्वॉर्ड किंग ली क्यांग्क्यू को बिल्कुल नहीं जानती। शेन लैंग ने यह सुनकर स्नीर किया, फिर उसने अपना थंब एक्सटेंड किया और 3 शब्द बोले, यू आर रियली ऑसम। ये बोलकर वो मुड़ा और हंटिंग ग्राउंड से चला गया। शेन लैंग की जाती हुई पीठ को देखकर शू का दिल अचानक कसने लगा।
क्या शेन लैंग उस मैटर के बारे में जानता था? क्या उसने उसको टारगेट कर लिया है? इस वक्त जोंग मियाओ तेजी से चलकर जुए पान के पास आई और दांत पीसते हुए पूछा, अब क्या करें? आज का मैटर जोंग क्लैन के फेस की बात है, हम इसे एब्सोल्युटली ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। शू पैन ने ग्लूमी फेस के साथ कोल्डली जवाब दिया, कोई जल्दी नहीं, इस मैटर की खबर कंसॉर्ट जोंग और लॉर्ड जोंग ई को पहुंचाओ। जोंग मियाओ ने सिर हिलाया, हाँ, जब कंसॉर्ट और लॉर्ड जोंग ई हमारे लिए स्टैंड लेंगे तो शेन लैंग की मौत पक्की है। शेन लैंग द्वारा जोंग शीशी को मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में बुरी तरह पीटने की खबर ने जल्द ही एक ह्यूज अप्रोर मचा दिया। ब्यूरो ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के डेप्यूटी एनवॉय जोंग ई और थर्ड प्रिंस निंग की इस मैटर के बारे में जानने के बाद आग बबूला हो गए थे, लेकिन अपनी आइडेंटिटीज की वजह से गुस्से से भरे होने के बावजूद उन्हें जबरदस्ती चुप रहना पड़ा और सॉवरेन के पास शिकायत लेकर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि भले ही वो ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन एक शख्स था जो जस्टिफाइबली सॉवरेन के पास एक्सप्लेनेशन मांगने जा सकता था, और वो थी हरिम की चारों कंसॉर्ट्स में से सबसे स्पाइसी कंसॉर्ट जोंग। अब जब उसकी मटर्नल फैमिली की सबसे चहीती भतीजी को शेन लैंग ने इंजर किया था, तो वो इस एक्स्ट्रॉर्डनरी शर्म और बेइज्जती को ऐसे ही कैसे जाने दे सकती थी? इस वक्त कंसॉर्ट जोंग गुस्से से भरे चेहरे के साथ सीधा सॉवरेन के स्लीपिंग पैलेस में घुसी और स्टर्नली दहाड़ी, निंग युआंगशियन, उस लिटिल बीस्ट शेन लैंग ने मेरी शीशी की नाक की हड्डी तोड़ दी, उसका चेहरा बर्बाद कर दिया और किक मारकर उसकी पसलियां तोड़ दी। तुम्हें मुझे इस मैटर के लिए एक एक्सप्लेनेशन देनी ही होगी। उसकी दहाड़ ने इंस्टेंटली लीजी को डर के मारे एक शिवर दे दी। ये ग्रैंड आंट पिछले कुछ दिनों से ये योर मैजेस्टी के साथ कोल्ड वॉर में थी, और अब ये जोंग शीशी के मैटर को लेकर क्राइम्स की इंक्वायरी करने आई है। क्या मेरे पास अभी भी यहां से चुपके से निकलने का टाइम बचा है? जब वो ये सोच ही रहा था, उसने देखा कि कंसॉर्ट जोंग सॉवरेन की तरफ उंगली उठाकर गुस्से से डांट रही थी। निंग युआंगशियन, अगर तुमने आज शेन लैंग को पनिश नहीं किया तो मैं पर्सनली अपने लोग भेजूंगी उसको अरेस्ट करने के लिए। उसको इतना डोमिनेटिंग होते देख निंग युआंगशियन ने भी हेल्पलेस होकर अपना माथा पकड़ लिया। उसे अच्छे से पता था कि शेन लैंग डेफिनेटली इस कंपटीशन में जीतेगा, पर उस लिटिल बीस्ट ने वाकई में जोंग शीशी जैसी ब्यूटीफुल डेलिकेट डॉल पर इतना भारी हाथ उठा दिया था। लेकिन फिर भी अपने सामने गुस्से में भड़की हुई कंसॉर्ट जोंग को देखकर सॉवरेन के दिल में थोड़ा बहुत गुस्सा पैदा जरूर हुआ। डायनेस्टीज की पूरी हिस्ट्री में किस कॉन्क्यूबाइन ने आज तक किसी देश के रूलर को ऐसे नाम लेकर स्कोल्ड करने की हिम्मत की है? ये जोंग क्लैन सच में दिन ब दिन लॉलेस होती जा रही है, लेकिन हेल्पलेसनेस ये थी कि मैं अभी इस वक्त उस पर हाथ नहीं उठा सकता, बल्कि मुझे इसको प्यार से कोएक्स पड़ेगा। शेन लैंग, ओ शेन लैंग, तू सच में मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करना जानता है। एक लंबी आह भरने के बाद निंग युआंगशियन ने एक कदम आगे बढ़ाया और कंसॉर्ट जोंग की कमर को अपने घेरे में लेते हुए सॉफ्टली बोला, बिलवड कॉन्क्यूबाइन, शांत हो जाओ। तुम्हें ऐसे रफ कामों के लिए खुद एक्शन लेने की क्या जरूरत है? अगर तुम थक जाओगी तो मुझे डिस्ट्रेस फील होगी। ये बोलकर उसने अपना सिर झुकाया और उसके सॉफ्ट होठों को किस किया। सॉवरेन का ये सडन एम्बिग्यूअस मूव इंस्टेंटली कंसॉर्ट जोंग के दिल में जैसे छोटे हिरन की तरह उछल कूद मचाने लगा। उसके गाल इंस्टेंटली ब्लश से लाल हो गए और उसने नखरे दिखाते हुए रब करके उसको पुश किया। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुमने कुछ दिन पहले ही नहीं कहा था कि तुम इस कॉन्क्यूबाइन के साथ अपने सारे काइंडनेस और राइचसनेस खत्म करना चाहते हो? निंग युआंगशियन धीरे से हंसा। बेबी कहावत कैसे कहती है, दुनिया में भूत प्रेतों पर विश्वास कर लेना चाहिए, लेकिन एक मर्द की बातों पर नहीं। ये बोलते ही उसने अपना सिर झुकाया और उसकी गर्दन और शोल्डर को वापस किस किया। इस मोमेंट पर कंसॉर्ट जोंग की चेस्ट में जो गुस्सा भरा था, वो आखिरकार इस जेंटल ऑफेंसिव से पूरी तरह पिघल चुका था। लीजी जो साइड में गार्ड कर रहा था, उसने ये देखा और सेंसिबली जल्दी से पीछे हट गया। जाने से पहले उसने एक नजर दोनों पर डाली और अपने अंदर से एक लंबी रिलीफ की सांस छोड़ी। ये तो सच में फॉल्स अलार्म था। शेन लैंग तो उल्टा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज निकला। इस इंसिडेंट ने योर मैजेस्टी और कंसॉर्ट जोंग का आपस में वापस पैचअप करवा दिया, जो आधी साल से कोल्ड वॉर में थे। लेकिन लीजी को बिल्कुल पता नहीं था कि जैसे ही उसने पैलेस का दरवाजा बंद किया, बेड पर लेटे हुए निंग युआंगशियन ने अपने दिल ही दिल में शेन लैंग को गालियां दी। शेन लैंग, यू लिटिल बीस्ट, तुझे बचाने के लिए मुझे ये हैंडसम मैन ट्रैप इस्तेमाल करना पड़ा। कंसॉर्ट जोंग इस मामले में कंप्लीटली एक इनसेशिएबल ग्लटन की तरह है। मेरी बेचारी बूढ़ी कमर आज रात पक्का नहीं बचने वाली। अगले दिन पूरे ड्रामा को रियल दिखाने के लिए, हालांकि सॉवरेन ने कंसॉर्ट जोंग को चार्म करने के लिए अपनी ओल्ड लाइफ रिस्क पर डाली और उसको इतना दीवाना बना दिया कि उसने इस मैटर को अपने दिमाग के पीछे डाल दिया। फिर भी सरफेस पर उसने लीजी को पब्लिकली शेन लैंग को बांधने और सिवियरली बोर्ड से पीटने का ऑर्डर दे दिया। ऑफ कोर्स ये बस एक प्ले था जो इंटेंशनली कुछ लोगों को दिखाने के लिए एक्ट किया गया था। मैंशन वापस आने के बाद शेन लैंग अपने मन ही मन प्रेज किए बिना नहीं रह सका। ये यूनिकली सच में इस बार और ज्यादा थॉरली सोच रहा है। उसने न सिर्फ मेरा बट पैड मोटा कर दिया, बल्कि ब्लड बैग की कैपेसिटी भी बढ़ा दी ताकि ये और ज्यादा रियलिस्टिक दिखे। और उसे ये डर था कि मेरी चीखें ज्यादा मिजरेबल नहीं लगेंगी, तो उसने स्पेशली अपने छोटे अप्रेंटिस को अंधेरे में छुपने को कहा ताकि वो मेरे रिदम के साथ मिलकर ऐसी दर्दनाक चीखें निकाल सके। उसका अरेंजमेंट कितना कॉम्प्रिहेंसिव है। लगता है जब मौका मिलेगा तो मुझे उसको प्रॉपर्ली थैंक यू कहना पड़ेगा। अगले दिन सुबह जल्दी इंपीरियल स्टडी में सॉवरेन, जो सारी रात एक प्लाउ ऑक्स की तरह मेहनत करता रहा था, इस वक्त बैठकर शेन लैंग द्वारा स्पेशली बनाए गए सप्लीमेंट्स खा रहा था और किताबें पलट रहा था। तभी अंकल प्रिंस निंग क्यू लंबे कदम लेते हुए आए, झुककर बो किया और सीधे ब्लंट तरीके से बोले, आपको इस ओल्ड सब्जेक्ट के इस ट्रिप का इंटेंशन मालूम होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि आप शेन लैंग के प्रति कुछ ज्यादा ही इंडल्जेंट बन रहे हैं? ये सुनकर निंग युआंगशियन ने बस उनकी तरफ सर उठाकर देखा, पर कॉन्वर्सेशन पिक नहीं की। ये देखकर निंग क्यूआई को अपनी बात आगे बढ़ानी पड़ी। ये लड़का आजकल कैपिटल सिटी में इस हद तक रैम्पेंट हो चुका है कि वो लॉलेस बन गया है। जोंग शीशी इस बार कैपिटल सिटी आई थी प्राइमरीली ग्रेट फ्लेम के प्रिंस वू के बेटे के साथ मैरिज अलायंस जोड़ने के लिए, पर अब शेन लैंग ने उसे पीट पीट कर डिसफिगर कर दिया है। इस अपीयरेंस के साथ अब वो शादी की बात कैसे आगे बढ़ाएगी? और तो और मार्की जोंग हमारी यू किंगडम में मिलिट्री को सपोर्ट करने वाले पिलर है,
और वो लड़की जोंग क्लैन की लेजिटिमेट एल्डेस्ट डॉटर है जिसे उनका ट्रेजर माना जाता है। अगर इस मैटर को ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो इससे न सिर्फ मार्की जोंग के दिल में रिजेंटमेंट पैदा होगी बल्कि ग्रेट फ्लेम के प्रिंस वू भी गुस्सा होंगे। उस वक्त देश के अंदर और बाहर दोनों तरफ मुश्किलें आएंगी और इसके कॉन्सिक्वेंसेज अनइमेजिनेबल होंगे। इन बातों के खत्म होते ही निंग युआनशन ने इंटेंशनली सीरियसनेस का नाटक करते हुए नोट किया, अपने हाथ में रखा सप्लीमेंट खाया और आराम से बोला, अंकल प्रिंस जो कह रहे हैं उसमें पॉइंट है और एग्जैक्टली इसी वजह से मैंने कल शेन लैंग को पब्लिकली सिवियर पनिशमेंट दी। उसको इतना पीटा गया कि वो अधमरा हो गया। मैंने सुना है कि जब उसको मैंशन वापस ले जाया गया तो वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। जैसे ही ये बातें बोली गईं, निंगशी इंस्टेंटली स्पीचलेस रह गया। योर मैजेस्टी इन बातों से आखिर किसको बेवकूफ बना रहे हैं? क्या उन्हें सच में लगता है कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं कि एक नाटक और असलियत में फर्क नहीं कर सकता? लेकिन अपने दिल की हेल्पलेसनेस को दबाते हुए उसने वापस से बिटरली समझाने की कोशिश की, योर मैजेस्टी कृपया इस ओल्ड सब्जेक्ट के दिल की आवाज सुने। इस लड़के शेन लैंग को आगे से बिल्कुल भी और टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए और उसको डेफिनेटली कोई भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं की जानी चाहिए। निंग युआनशन ने यह सुना और बिल्कुल कैजुअली परफंक्टरी तरीके से जवाब दिया, अंकल प्रिंस आप एकदम ठीक कह रहे हैं, इसीलिए मैंने उसकी सारी ऑफिशियल पोजीशंस डिसमिस कर दी हैं। यहां तक कि उसकी डिस्टेंट गार्ड सिटी के सिटी लॉर्ड की आइडेंटिटी भी छीन ली गई है। सॉवरेन को इस तरह शेन लैंग को डिफेंड करते देख अंकल प्रिंस निंग क्यू हेल्पलेस होकर सिर्फ आ ही भर सके। उन्हें जो कहना था वो कह चुके थे। अगर हिज मैजेस्टी अभी भी अपनी मनमानी करने पर तुले हैं तो उनके पास सच में कोई और रास्ता नहीं बचा था। ठीक उसी समय क्राउन प्रिंस के रेजिडेंस के अंदर एक सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। क्राउन प्रिंस का चीफ क्लर्क पूरे ग्लोटिंग चेहरे के साथ हंस रहा था। शेन लैंग ने इस बार सच में आसमान में छेद कर दिया है। अब अगर योर मैजेस्टी उसकी तरफ दोबारा पार्शल होना भी चाहें तो भी उन्हें मार्की जोंग याओ और ग्रेट फ्लेम के प्रिंस वू को एक्सप्लेन करने के लिए एक सूटेबल रीजन ढूंढना पड़ेगा। मेरी नजर में अगर वो इस बार नहीं भी मरता है तो भी उसकी खाल तो उधेड़ दी जाएगी। उसकी बात खत्म होते ही झुओ झाओयन खुद की हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया और जोर से हंस पड़ा, पर बगल में बैठे यान वुजिन ने इस पर और भी जोर से अपना सिर हिलाया, चाय का कप उठाया और आहिस्ता से अपना मुंह खोला। आप लोग गलत हो। इस वक्त तो सॉवरेन के पास शेन लैंग के लिए ग्रेटफुल होने तक का पूरा टाइम नहीं है, तो भला वो उसको पनिश कैसे कर सकते हैं? इन शब्दों ने इंस्टेंटली चीफ क्लर्क को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया। ग्रेटफुल, ये कैसे पॉसिबल है? यान वुजिन ने अपना कप नीचे रखा और स्लोली एनालाइज शुरू किया। जरा ध्यान से सोचिए, अगर शेन लैंग सिर्फ जोंग शीशी के खिलाफ जीतना चाहता था तो वो सीक्रेटली ट्रिक्स इस्तेमाल करके उसको डिफीट कर सकता था। उसको इतना भारी हाथ उठाने की क्या जरूरत थी कि डिलिबरेटली उसकी शक्ल बियॉन्ड रिकग्निशन तक पीट डाले? चीफ क्लर्क ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, क्या ये जिन मुलान के लिए गुस्सा निकालना नहीं हो सकता? नहीं। यान वुजिन ने तुरंत उसको इंटरप्ट किया और आगे बोला, शेन लैंग का ये मूव बेसिकली जोंग शीशी और प्रिंस वू के बेटे के बीच होने वाली शादी को बर्बाद करने के लिए था। वो सॉवरेन की डिफिकल्टीज को सॉल्व करके उनकी परेशानियों को बांट रहा है। जैसे ही ये वर्ड्स सामने आए, चीफ क्लर्क की आंखें शौक के मारे बाहर आने को हो गईं। इस वक्त झुओ झाओयन ने बातचीत को आगे बढ़ाया, ये मत भूलो कि जोंग क्लैन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके पास यू किंगडम की मिलिट्री पावर है। भला योर मैजेस्टी कैसे तैयार हो सकते थे कि जोंग शीशी किसी ग्रेट फ्लेम रॉयल फैमिली में शादी करे और एम्पायर की हाई लेवल के साथ कनेक्शंस बनाए? लेकिन प्रिंस वू के बेटे को उस पियरलेसली ब्यूटीफुल जोंग शीशी से पहली नजर में प्यार हो गया था। भले ही योर मैजेस्टी अपने दिल से ना चाहते हो, पर वो ओपनली इसे रोक भी नहीं सकते थे। पर सरफेस पर अब जब शेन लैंग ने जोंग शीशी को डिसफिगर कर दिया है तो डिस्गाइज रूप में उसने इस ब्लाइंड डेट को बर्बाद कर दिया है। उसके इस मूव ने न सिर्फ योर मैजेस्टी की इंटरनल विश पूरी की बल्कि योर मैजेस्टी के हिस्से का ब्लैक पॉट भी अपने सर ले लिया। अब आप ही बताओ, क्या ऐसी कंडीशन में योर मैजेस्टी अपने दिल ही दिल में उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे? और क्या वो वाकई उसे पनिश करने का दिल कर पाएंगे? दोनों के द्वारा जैसे एक रुई को छीलकर धागा बनाने वाले एनालिसिस को सुनने के बाद क्राउन प्रिंस का चीफ क्लर्क आखिरकार नींद से जागा और इंस्टेंटली शॉक में उसे कोल्ड स्वेट आने लगे। तो बात ऐसी है, नो वंडर जोंग शीशी कैपिटल सिटी आई थी। क्लियर तौर पर यह जोंग याओ द्वारा योर मैजेस्टी को अपना एटीट्यूड दिखाने का तरीका था कि ग्रेट फ्लेम की रॉयल फैमिली से मैरिज करने के बाद भी जोंग क्लैन आज भी यूए किंगडम और मोनार्क के प्रति लॉयल है। लेकिन फिर भी योर मैजेस्टी खुद कैसे खुश हो सकते थे ये देखकर कि हमारी हैवी पावर होल्ड करने वाली फोर्स एम्पायर के टॉप लेवल्स के साथ रिलेशंस बनाए? लेकिन चीफ क्लर्क ने खुद को शांत किया और हेजिटेंटली दोबारा क्रॉस क्वेश्चन किया, तो क्या इसका मतलब ये मार्शल आर्ट्स कंपटीशन दोनों के द्वारा एक्ट किया गया एक प्ले था जिसमें योर मैजेस्टी ने एडवांस में शेन लैंग को इंस्ट्रक्ट किया था? यान वुजिन ने सर हिलाया, ये कैसे पॉसिबल है? बात बस इतनी सी है कि शेन लैंग जैसे एक एक्सट्रीमली स्मार्ट आदमी के लिए योर मैजेस्टी को मुंह खोलने की या एक लुक देने की भी जरूरत नहीं है। वो आराम से जान सकता है कि योर मैजेस्टी अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं। और तो और चूंकि योर मैजेस्टी ने उसे अपना ही आदमी मान लिया है तो क्या इन दोनों के बीच इतनी सी म्यूचुअल टैसिट अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी? जैसे ही ये शब्द फिनिश हुए, क्राउन प्रिंस का चीफ क्लर्क इतना शॉक हुआ कि सीधा अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ गिर गया और धीमी आवाज में मर्मर किया, एक लंबे वक्त के बाद देखा जाए ये लड़का शेन लैंग सच में एक मॉन्स्टर है। शेन लैंग द्वारा जोंग शीशी को सीरियसली इंजर करने के इस तूफान के बीतने के कुछ ही देर बाद ग्रेट फ्लेम एम्पायर के प्रिंस लियन ने एक मैसेंजर भेजकर निंग युआंगशिन के पास एक लेटर भिजवाया। लेकिन उस लेटर में लिखी वो सेंटेंस देखकर, अलाउ निंग यान टू डिवोर्स माई सन, निंग युआंगशिन के दिल में इंस्टेंटली मिक्स्ड फ्लेवर्स उठने लगे। शेन लैंग के जोंग शीशी को इंजर करने के मैटर का फायदा उठाते हुए उसने इनएडवर्टेंटली प्रिंस लियन को प्लीज कर दिया था, जो हमेशा से प्रिंस वू के खिलाफ रहा था। इसी वजह से दूसरी पार्टी मान गई और दोनों बच्चों के डिवोर्स को अग्री कर लिया। लेकिन उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लेटर में डिस्क्राइब की गई हर एक लाइन इस बात को प्रूव कर रही थी कि ये काम किसी और का किया धरा था, उसकी दूसरी बेटी निंग हान। लेटर को नीचे रखते हुए निंग युआंगशिन अपनी एक लंबी सांस निकालने से खुद को नहीं रोक पाया।
उसको उम्मीद नहीं थी कि एज अ फादर और एक देश का रूलर होने के बावजूद निंग हान की फेस आखिर उससे बड़ी कैसे हो सकती है। इस पीरियड के दौरान स्पेशली ये सोचा गया था कि युन मेंगजे को लॉबियस्ट बनाकर भेजा जाए और फ्लेम कैपिटल लौटकर वो इस डिवोर्स के मैटर पर नेगोशिएट करे। हालांकि 9 बैल और 2 बाघों जितनी ताकत लगाने के बाद भी वो इसमें फेल हो गया था। लेकिन निंग हान ने सिर्फ एक सेंटेंस का यूज किया और फ्लेम कैपिटल के अंदर पैर रखे बिना ही बड़ी इजीली प्रिंस लियान को घुटनों पर ला दिया और उन्हें फोर्स किया कि वो खुद से आगे आकर डिवोर्स मैटर के लिए एग्री करते हुए लेटर लिखें। जब वो ये सब सोच ही रहा था, ली जी ने दोबारा बात आगे बढ़ाई। योर मैजेस्टी, प्रिंस लियन के मैसेंजर ने यह भी कहा है कि प्रिंसेस निंगयान नेचर से बेहद प्योर और काइंड है और इस शादी की फेलियर का सारा फॉल्ट पूरी तरह उनके बेटे का है। इसीलिए वो न सिर्फ प्रिंसेस की डाउरी और मैरिज सर्टिफिकेट पूरे हक के साथ रिटर्न करेंगे, बल्कि वो प्रिंसेस को एज एन अडॉप्टेड डॉटर की तरह अपनाना चाहते हैं। जब प्रिंसेस आगे चलकर दोबारा शादी करेंगी तो वो हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन की डाउरी प्रेजेंट करेंगे और उनकी डोली खुद अपनी मौजूदगी में रुखसत करेंगे। ये सब बातें सुनकर निंग युआंगशियन, जो अभी थोड़ी देर पहले दिल ही दिल में खुश हो रहा था, अचानक एक डीप मेलनकॉली में डूब गया। इस वक्त हालांकि निंग यान की बैन खत्म हो चुकी थी और वो आजाद थी, लेकिन उसके शेन लैंग के साथ रीसेंट दिनों में एक से ज्यादा बार इलिसिट रिलेशंस बन चुके थे। और तो और वो दोनों तो रंगे हाथों पकड़े भी गए थे। इस सिचुएशन में क्या वो सच में फ्यूचर में कभी शादी कर पाएगी? लेकिन सबसे क्रिटिकल बात तो ये थी कि शेन लैंग इस लिटिल बीस्ट को आजकल एक मैट्री लोकल सन इन लॉ बनने का चस्का लग चुका था। निंग यान से शादी करना तो दूर की बात है, उसने तो यू किंगडम के प्रिंस कंसोर्ट की ऑनर्ड पोजीशन को भी ठुकरा दिया था। पर अगर निंग यान की सजा भी हटा ली गई तो मुझे पूरा यकीन है कि 2 दिन के अंदर ही ये दोनों लिटिल बास्टर्ड्स वापस एक साथ बिस्तर पर होंगे। इस मोमेंट पर निंग यानशिन जितना ज्यादा सोचता, उसको उतना ही ज्यादा गुस्सा आता। भला उसके यू किंगडम की गोल्डन ब्रांच और जेड लीफ किसी शादीशुदा आदमी के साथ इस तरह अनक्लियर रिश्ते में कैसे पड़ सकती थी? बार बार सोचने के बाद निंग यानशिन गुस्से से हेटफुली बड़बड़ा उठा। मैं सच में उस बास्टर्ड बॉय शेन लैंग को कैस्ट्रेट करके उसको अपने पास पैलेस में फेंक देना चाहता हूँ। ली जी ये सुनकर अपनी कंपकंपी नहीं रोक पाया। उसने अपने दिल ही दिल में प्रार्थना की, योर मैजेस्टी, कृपया ऐसी रैंडम बातें मत सोचिए। अगर वो एंसेस्टर सच में पैलेस में आ गया तो हम लोगों के वापस आने के बाद शायद ही कोई अच्छे दिन बचेंगे। ली जी की कावर्डली अपीयरेंस को देखकर निंग यानशिन ने हेल्पलेस होकर एक और लंबी सांस छोड़ी। सही कहते हैं, एक जवान लड़की को घर में बंद करके नहीं रखा जा सकता। जाओ, निंग यान को रिहा कर दो। जब वो खुद ही इस तरह शेन लैंग के साथ बिना किसी नाम या टाइटल के फूल अराउंड करना चाहती है तो उसे करने दो। जिस दिन निंग यान की सजा खत्म हुई, उसने पहले मोमेंट पर पैलेस आकर योर मैजेस्टी की इस कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि वो 2 बॉटल गुड वाइन लेकर सीधा शेन लैंग के पास भाग आई। शेन लैंग भी उसको आजाद देखकर बहुत खुश था और बिना ज्यादा सोचे उसने सीधा उसको मैंशन के अंदर वेलकम किया। हालांकि शराब के 3 राउंड्स होने के बाद टेबल का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे एम्बिग्यूअस होने लगा। इस वक्त निंग यान नशे का सहारा लेते हुए अपने लाल तमतमाते गालों के साथ शेन लैंग को पूरी शाइनेस और डीप अटैचमेंट भरी नजरों से घूर रही थी। उस गेज ने शेन लैंग की बॉडी के सारे रोंगटे खड़े कर दिए। उसने अपनी थूक निगलते हुए स्टटर करके पूछा, तो तुम मुझे ऐसी नजरों से क्यों देख रही हो? हालांकि इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती, निंग यान सच में सीधा उसके ऊपर पाउंस कर गई। कॉट ऑफ गार्ड शेन लैंग इंस्टेंटली जोर से चिल्लाया, तुम नशे में हो, जल्दी मुझे छोड़ो। लेकिन उसकी सारी स्ट्रगल्स बेकार थीं। नशे में धुत होने के बाद निंग यान की ताकत सच में यूजुअल से कुछ पॉइंट ज्यादा हो चुकी थी। शेन लैंग, जिसके पास एक मुर्गी को पकड़ने तक की ताकत नहीं थी, बिना किसी पावर और रेजिस्टेंस के सीधा बेड पर दबा लिया गया। बैक एंड फोर्थ, आधा मना करते हुए और आधा एक्सेप्ट करते हुए, वो दोनों आखिरकार वापस एक साथ रोल हो गए। आधे घंटे की फियर्स बैटल के बाद शेन लैंग बेड पर पैरालाइज पड़ा था। उसकी पूरी बॉडी सोर और वीक फील कर रही थी। वो ब्लैंकली सीलिंग को घूर रहा था और उसके दिल की गहराइयों से एंडलेस रिग्रेट निकल रहा था। मैं इतने मडल हेडेड तरीके से निंग यान के साथ वापस इस स्टेप पर कैसे आ गया? थोड़ी सी अनॉयंस के साथ उसने मफल्ड आवाज में कंप्लेन की, निंग यान, क्या हमारा ये डिसाइड नहीं हुआ था कि हम जिंदगी भर ब्रदर्स बन के रहेंगे? ये बातें सुनकर निंग यान ने वायलेंटली अपना सर उठाया और फर्मली बोली, शेन लैंग, मैं अब तुम्हारी ब्रदर नहीं बनना चाहती, मैं तुम्हारी वुमन बनना चाहती हूँ। निंग यान का ये सडन कन्फेशन सुनकर शेन लैंग सीधा स्टन हो गया। उसने अभी क्या सुना? क्या ये अभी भी वही निंग यान है जिसे वो जानता था? अगर पास्ट की बात होती तो निंग यान एब्सोल्युटली ऐसे शब्द कभी नहीं बोल सकती थी। क्या इस औरत पर किसी भूत का साया आ गया है? शेन लैंग को बिना कुछ बोले ब्लैंकली घूरते देख निंग यान की आंखें इंस्टेंटली सॉफ्ट हो गईं और उसने पूरी ग्रीवेंस भरी टोन में कहा, शेन लैंग, अपने इस ग्राउंडेड होने के पीरियड में मैंने सच में अपने दिल को क्लियरली देख लिया है। हर दिन जब मैं आंखें खोलती और बंद करती, मेरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फिगर से भरा होता था। आई लव यू शेन लैंग, बस मुझे अपनी औरत बनने दो। अपने सामने इस पिटीफुल निंग यान को देखकर शेन लैंग ने हेल्पलेसली कहा, निंग यान, तुम्हें पता है ना कि मेरा तुमसे शादी करना इम्पॉसिबल है। तो एक काम करते हैं, हम सिंपली दिन में ब्रदर्स बनके रहते हैं और रात को शीट्स रोल करते हैं। कैसा रहेगा? जैसे ही ये शब्द बाहर आए, निंग यान इंस्टेंटली एक्सप्लोर हो गई। मुझे तुम्हारे साथ कोई ब्रदर्स नहीं बनना, मैं सिर्फ ओपनली और ऑनेस्टली तुम्हारी औरत बनना चाहती हूँ। मैं यहाँ शिफ्ट होकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इस जिंदगी में तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहती। उसने पलटकर सीधा शेन लैंग की कमर पर स्ट्रैडल किया। उसकी टोन में एक अनक्वेश्चनेबल डोमिनेंस था। सरनेम्ड शेन, आज तुम्हें हाँ करनी ही पड़ेगी। अगर तुम नहीं भी माने तब भी मैटर यहीं पर सेटल है। चलो एक और बैटल करते हैं। शेन लैंग ये सुनकर शॉक के मारे पीला पड़ गया। मैं अब और होल्ड ऑन नहीं कर सकता, लेकिन इससे पहले कि वो इनकार कर पाता, एक और हार्टी और ड्रिपिंग फियर्स बैटल वापस से शुरू हो गई। सीन शिफ्ट होता है हमारी मुलान बेबी पर कुछ महीने पहले। जब उसको पता चला कि क्यू यावेर और लिटिल बिंग एक के बाद एक प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, तो एज अ लीगल वाइफ अपने पेट में कोई मूवमेंट न देखकर वो ऑटोमेटिकली एंग्शियस होने लगी थी।
फ्यूरियस टाइड सिटी का बैटल खत्म होने के बाद उससे वेट नहीं हुआ और वो तुरंत झांग यूयिन के पीछे पीछे स्काइज एंड सी पवेलियन चली गई ताकि वहां के ग्रैंड मास्टर से रिक्वेस्ट करके अपनी बॉडी कंडीशन ठीक करवा सके। हालांकि जैसे ही उसका रिक्यूपरेशन खत्म होने वाला था, न जाने किस वजह से झांग यूयिन अचानक उसके प्रति कोल्ड और डिस्टेंट हो गई। यहां तक कि स्वॉर्ड किंग की पत्नी और मार्शल ऑब्सेसिव टैंग यान जो शुरू से उस पवेलियन में छिपे हुए थे, उन्हें भी बिना किसी रीजन के एक्सपेल कर दिया गया। इस हेल्पलेसनेस के अंडर उन सबको मुलान के साथ मिलकर स्काइज एंड सी पवेलियन छोड़ना पड़ा। हालांकि उस वक्त मुलान के पास दूसरी चीजों पर ध्यान देने का टाइम नहीं था। उसका पूरा दिमाग सिर्फ इस बात की लुकिंग फॉरवर्ड में था कि वो जल्दी से जल्दी शेनलैंग के पास वापस लौट आए और उसके लिए एक एयर को जन्म दे। इसीलिए जिस दिन उन्होंने स्काइज एंड सी पवेलियन छोड़ा, उनका पूरा ग्रुप बिना रुके सीधा यू किंगडम की कैपिटल सिटी की तरफ निकल पड़ा। इस वक्त मार्की ऑफ चैंगपिंग्स मैंशन के बाहर मुलान जस्ट कैरेट से नीचे कूदी और हल्के कदमों के साथ मैंशन में एंटर हुई। वो सच में शेनलैंग को पागलों की तरह मिस कर रही थी। इस बार उसने पूरी प्रेपरेशन कर रखी थी और इंटेंशनली कंसेप्शन के सबसे बेस्ट टाइम को पिन पॉइंट करके उससे मिलने कैपिटल सिटी आई थी। इस टाइम वूली जो मैंशन की पेट्रोलिंग कर रहा था, वो मुलान को देखते ही उसकी अपीयरेंस से स्टन हो गया। तो ये है जिन मुलान। इनकी अपीयरेंस वाकई बिल्कुल वैसी ही है जैसा मार्केट प्लेस में रूमर्स फैली हुई थी। सोल स्टरिंग खूबसूरती। अगर कंपैरिजन की जाए तो जहां झोंग शीशी की ब्यूटी एक थॉनी रोज की एरोगेंट डैजल है, वहीं जिन मुलान की ब्यूटी एक ऐसी प्योरिटी है जो किसी भी डस्ट से स्टेन नहीं है। उसकी कोल्ड एलिगेंस में एक ऐसी चमक है कि कोई एक बार देख ले तो उसे कभी भूल ना पाए। उसके इन ख्यालों के बीच मुलान सीधा उसके पास से गुजरती हुई लिटिल बिंग के सामने आई और अर्जेंटली पूछा, बिंगर, हस्बैंड कहाँ है? सवाल सुनकर लिटिल बिंग इंस्टेंटली पैनिक में आ गई। उसकी जुबान हटलाने लगी। मिस, यंग मास्टर शेन रूम में रेस्ट कर रहे हैं। आप सफर से थक कर आई हैं। क्यों ना आप भी पहले चलकर रेस्ट कर लें? मैं उन्हें अभी आकर बता दूंगी। मुलान ने यह सुनकर सिर हिलाया और स्माइल करते हुए कहा, नहीं, जरूरत नहीं है। मैं उन्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। तुम में से कोई भी उन्हें नहीं बताएगा। लिटिल बिंग को यह सुनकर अपने दिल में एक एम्प्टीनेस महसूस हुई। उसने कांपते हुए हाथ उठाकर एक तरफ इशारा किया और बोली, मिस, यंग मास्टर शेन का रूम उस तरफ है। लिटिल बिंग के इस एबनॉर्मल अपीयरेंस को देखकर हालांकि मुलान के दिल में थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन वो शेनलैंग को देखने की खुशी में उसे भूल गया। जल्दी ही वो बिना देरी किए उस बेडरूम की तरफ दौड़ पड़ी जिसका इशारा लिटिल बिंग ने किया था। पर किसको पता था, जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, उसने रूम के अंदर से एक औरत की चार्मिंग चीख सुनी। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनना चाहती हूँ। ये सेंटेंस इंस्टेंटली किसी क्लियर स्काई में थंडरबोल्ट जैसा था। इसने मुलान को अपनी जगह पर पत्थर की तरह जमा दिया। उसकी आंखों से इंस्टेंटली आंसू बह निकले। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? लगता है मैं ही गलत वक्त पर आई। इस मोमेंट पर डिसहार्टेंड और ठंडक के साथ वो पलट गई। उसने डिसाइड किया कि वो वहां से चली जाएगी और वापस मिथिकल टर्टल सिटी लौट जाएगी। अनएक्सपेक्टेडली उसके बस कुछ ही कदम दूर भागने के बाद रूम के अंदर से शेनलैंग की अर्जेंट चीख आई, बेबी, क्या वो तुम हो? ये पुकार सुनकर मुलान, हालांकि उसका दिल फटने की हद तक दर्द कर रहा था, फिर भी उसने अपने दांत पीसे और अपने कदम रोक लिए। और ये सब सिर्फ इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि शेन 13 ने अपनी जान पर खेलकर रूम के अंदर घुसकर शेनलैंग को टिप ऑफ दी थी। शेनलैंग डिशेवल्ड क्लोथ्स के साथ रूम से बाहर भागता हुआ आया। निंग यान जो रूम के अंदर छुपी हुई थी, हालांकि एज अ मिस्ट्रेस उसको ये बहुत बुरा लग रहा था, पर उसको डीपली पता था कि उसकी आइडेंटिटी यहाँ ऑकवर्ड है। वो सिर्फ एक गिल्टी कॉन्शियंस के साथ अपनी सांस रोककर बेबस होकर शेनलैंग को रूम के बाहर भागते हुए देख सकती थी। शेनलैंग बस खिड़की के पास से गुजरते वक्त उसको इस हाल में देखकर अपने दिल में मटर लगा। सच में कितना अनलकी हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं बिल्कुल ठीक बिहेव कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज बस एक बाइट चोरी करूंगा और उसी वक्त ठीक मुलान आ जाएगी। और ये निंग यान लगता है इसकी वो डेली वाली एरोगेंस और डोमिनेटिंग एटीट्यूड बस इसकी लैक ऑफ सिक्योरिटी की वजह से एक दिखावा था। और अब जो इसकी हालत है वही इसका ट्रू अपीयरेंस है। शेनलैंग ने अपना सिर झटका। अभी सबसे अर्जेंट टास्क है मुलान बेबी को कोक्स करना। पहले ये सोचना होगा। ये सोचकर उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और पीछे भागते हुए डेस्परेटली चिल्लाया, बेबी, मेरी क्वेबल सुनो। मेरा मतलब है, मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो। इन पिछले कुछ महीनों से मैंने खुद को बिल्कुल क्लीन रखा है। आज का ये मैटर सच में सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ये बातें सुनकर मुलान की आंखों में आंसू थे, पर उसने चुपचाप अपनी नजरें झुका लीं। शेनलैंग ने उसके इस अग्रीव्ड अपीयरेंस को देखा तो उसका दिल बुरी तरह से क्लेंच गया। उसने तुरंत उसे पीछे से कमर से पकड़ लिया और प्लॉप की आवाज के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठकर मर्सी मांगने लगा। बेबी, मेरी गलती है। मैं ही एक बास्टर्ड हूं। अगर मुझे मारने से तुम्हारा गुस्सा शांत होता है तो बस मुझे थप्पड़ मारकर जान से मार दो, पर प्लीज अपने दिल में गुस्सा होल्ड करके मत रखना। तुम्हारा हस्बैंड वाकई में डिस्ट्रेस से मर जाएगा। शेनलैंग की इस ऑयली टोन को सुनकर, जिसमें फॉनिंग भरी थी, मुलान खुद को रोक नहीं पाई और उसका दिल वापस सॉफ्ट होने लगा। भूल जाओ, हस्बैंड जैसा आदमी जिसके पास लुक्स और टैलेंट दोनों है, उसको देखकर भला कौन सी औरत मूव नहीं जाएगी। और तो और वो उनसे बेइंतहान प्यार करती है और उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। बार बार सोचने के बाद मुलान ने एक डीप सांस ली। उसने जबरदस्ती अपने दिल में उठ रही सर्जिंग इमोशंस को दबाया, अपनी आंखें ऊपर की और सब्जेक्ट चेंज करते हुए बोली, हस्बैंड जांग यूइन ने मेरे जरिए आपके लिए एक मैसेज भेजा है। जांग यूइन का नाम सुनते ही शेनलैंग की नर्व्स इंस्टेंटली टाइट हो गईं। उसने जल्दी से अपने हाथ हिलाते हुए अर्जेंटली क्लैरिफाई किया, बेबी, मेरा उस औरत के साथ हाफ अ बिट भी रिलेशनशिप नहीं है। मैं मानता हूं कि उसे मुझ पर क्रश है, लेकिन मैं उसको स्ट्रिक्टली रिजेक्ट कर चुका हूं। मैं वाकई में उस टाइप का कैजुअल पर्सन नहीं हूं। और आज जो निंग यान के साथ मैटर हुआ, हम कंप्लीटली ड्रिंकिंग के बाद एक एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं। मुलान ने उसकी इस क्लैरिफाई करने की बेचैनी को देखा और हेल्पलेसली आह भरी, हस्बैंड, आप गलत समझ रहे हैं। जांग यूइन ने मुझे आपसे कहने के लिए कहा है कि जिस पल से मैंने स्काइज एंड सी पवेलियन छोड़ा है, हम सब फ्यूचर में सिर्फ स्ट्रेंजर्स रहेंगे।
अब हमें आगे इंटरैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। शेन लैंग अचानक फ्रीज हो गया। उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली झांग यूयन की वो ग्रेसफुल फिगर और चार्मिंग फेस घूमने लगा। उसके तुरंत बाद उसके दिल में एक स्ट्रॉन्ग रिग्रेट सर्ज होने लगा। अगर मुझे पता होता कि बात इस स्टेप तक आ जाएगी, तो जब मैं स्काई ज़ेन सी पवेलियन में था तो मुझे उसके साथ और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ानी चाहिए थी। हालांकि शेन लैंग को अचानक एक मैटर याद आया। झांग यूयन जैसी कैरेक्टर वाली औरत कभी इजीली रिलेशन करने की बात नहीं कह सकती। क्या इसका कनेक्शन मेरे निंगहान को रिजेक्ट करने से है? उसको उम्मीद नहीं थी कि उस औरत ने बस अपना थोड़ा सा एटीट्यूड शो किया और पूरे स्काई ज़ेन सी पवेलियन का एटीट्यूड इतना बड़ा चेंज ले लेगा। इस वक्त मुलान ने देखा कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस लगातार बदल रहे थे और वो ऑटोमेटिकली चिंता में पड़ गई। हस्बैंड, क्या इस पीरियड में कुछ हुआ है? शेन लैंग ने यह सुना और उठ खड़ा हुआ और उसने उसे जल्दी जल्दी सारी कॉज एंड इफेक्ट बताई। बेबी, तुम्हें नहीं पता, एक बिच ने मुझे एयर की स्ट्रगल से विड्रॉ निकालने के लिए सच में चैरिटी लाइक टोन में मुझे एक ओल्ड थिंग का रजिस्टर्ड डिसाइपल बनने का ऑफर दिया था। मैंने उसको ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर दिया, पर मुझे क्या पता था कि ये बिच सच में पब्लिक इंटरेस्ट्स के नाम पर अपना प्राइवेट बदला निकालेगी। उसने सीधा पूरे स्काई ज़ेन सी पवेलियन को ऑर्डर देकर हमें कंप्लीटली बैन करवा दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद मुलान को इंस्टेंटली अपने दिल में आंसर मिल गया। ज़ोंगशिशी के अलावा इस पीरियड में जो कैपिटल सिटी वापस आया है वो सिर्फ निंगहान है, और जिसका कनेक्शन बिना सोचे समझे स्काई ज़ेन सी पवेलियन से निकला वो पक्का निंगहान ही होगी। इस मोमेंट पर मुलान ने शेन लैंग को हार्ट के साथ देखा। उसे पता था कि हालांकि शेन लैंग ऊपर ऊपर से लाइटली बात कर रहा था, पर लाइंस के बीच बीच में वो उस कंटेम्प्ट और ह्यूमिलिएशन को महसूस कर सकती थी जो उसने वहां सही थी। ये सोचकर मुलान आगे बढ़ी, उसको गले लगाया और सॉफ्टली बोली, हस्बैंड, मुझे इस तरह प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली अपना बेस्ट दूंगी और दुनिया की नंबर 1 बनूंगी, ताकि मैं उन सबको अपने पैरों तले स्टेप सकूं जिन्होंने आपको बुली किया है और आपका बदला ले सकूं। करीब ही शेन 13 जो निंगयान के लिए कवर कर रहा था, उसने इन दोनों को ऐसे रेकंसाइल होते देखा और अपने दिल ही दिल में स्लैंडर लगा। फिर भी मास्टर के पास ये गजब की एबिलिटी है, बस एक मोमेंट की एफर्ट में पूरी सिचुएशन रिवर्स कर दी। जबरदस्ती अडल्ट्री में पकड़े जाने वाले नाटक को एक पब्लिक में अफेक्शन दिखाने वाले बिग शो में टर्न कर दिया। अगले दिन सुबह जल्दी शेन लैंग की फैमिली टेबल के चारों तरफ बैठकर नाश्ता कर रही थी, तभी प्रिंसेस निंगयान बिना बुलाए वहां आ गई और ठीक डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। बस बात यह थी कि हालांकि उसने सरफेस से अपनी कमर सीधी रखी थी और बिना किसी कावर्डिस के मुलान की आंखों में सीधे देख रही थी, पर रियलिटी में उसका दिल ऑलरेडी नर्वसनेस से कांप रहा था। यहां तक कि उसकी उंगलियों के टिप्स भी स्लाइटली ट्रेम्बल रहे थे। शेन लैंग ये सीन देखकर अपने दिल में साई किए बिना न रह सका। तुम प्रैक्टिकली मुलान के सामने इतनी कावर्डली हो तो जबरदस्ती यहां आकर साथ खाना खाने की कोशिश क्यों कर रही हो? इस टेंस और ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर को अलीविएट करने के लिए शेन लैंग जल्दी से मुलान की तरफ मुड़ा और स्माइल करते हुए बोला, बेबी, घर से निकलने से पहले मैंने जो बिग शिप बनवाने का ऑर्डर दिया था उसका प्रोग्रेस कहां तक पहुंचा? शेन लैंग को इस मैटर के बारे में पूछते देख मुलान की आंखें इंस्टेंटली चमक उठी। हस्बैंड, रेस्ट अश्योर्ड, प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस आधे से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। बात असल में यह थी कि शेन लैंग ने उस वक्त मुलान से एक प्रॉमिस किया था कि जब निंग जेंग सक्सेस पाकर हेयरशिप सीज लेगा तो वो उसको एक बड़े शिप पर बिठाकर चारों समुद्रों की सैर पर ले जाएगा। और जब हेवनली पाथ सोसाइटी को इस न्यूज का पता चला तो उन्होंने तुरंत अपने एल्डर हुआंग टोंग को 150,000 गोल्ड कॉइन देकर भेजा, जिससे शिप बिल्डिंग का सारा खर्चा कवर हो सके। आखिरकार हेवनली पाथ सोसाइटी के लिए शेन लैंग आगे जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्रिएट कर सकता था उसको सिर्फ इस 1.5 लाख गोल्ड कॉइन से मेजर नहीं जा सकता था। इस मोमेंट पर जैसे ही शेन लैंग ने सोचा कि वो मुलान बेबी के साथ एक हैप्पी और शेमलेस लाइफ जीने वाला है, उसके चेहरे पर अचानक एक कंफर्टेबल स्माइल खिलाई। अनएक्सपेक्टेडली, इससे पहले कि उसकी स्माइल डिस्पर्स होती, निंगयान और जिन मुकोंग अचानक एक साथ चिल्लाए, मैं भी जाऊंगा। दोनों को एक साथ चिल्लाते देख मुलान ने इंस्टेंटली अपनी शार्प नजरें निंगयान पर डाली, फिर जिन मुकोंग के सर पर थप्पड़ मारकर गुस्से से डांटा, कहां जाएगा तू? अगर तेरे अंदर 1% भी प्रॉमिस होता तो तेरे ब्रदर इन लॉ को इस तरह बाहर धक्के खाने की क्या जरूरत थी? हम दोनों तो कब का दुनिया घूमने निकल चुके होते। जिन मुकोंग अपना सर पकड़कर बेचारा बनके मटर लगा, आप लोग मुझे जबरदस्ती मिथिकल टर्टल मार्की बनने पर क्यों फोर्स कर रहे हो? ब्रदर इन लॉ इतने स्मार्ट हैं, उन्हें इस पोजीशन पर बैठा दो ना। मेरा जिन मुकोंग का ड्रीम तो एक जनरेशन का राइटिंग गॉड बनना है। बगल में निंगयान मुलान के इस मूव को देख रही थी और उसका दिल इंस्टेंटली उछलकर गले में आ गया। वो कहां जिन मुकोंग को लेसन सिखा रही है? ये क्लियरली किलिंग द चिकन टू वार्न द मंकी वाला हिसाब है। ये सब मुझ पर एम कर रही है। निंगयान ने फिर बगल में बैठे शेन लैंग को देखा, जिसके चेहरे पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है वाला लुक था, जिससे देखकर गुस्से से उसके दांत करकरा गए। गॉड डैम इट, मैं पिछली बार इस जैसे हेनपेक्ट कावर्ड पर कैसे फ्लैट हो गई। वहीं दूसरी तरफ मैंशन के सीक्रेट रूम में स्वॉर्ड किंग ली क्यांग्यू अपने हाथ में एक राइस बोल पकड़े हुए थे। उनकी टोन किसी छोटे बच्चे को कोक्स जैसी जेंटल थी। वो अपनी पत्नी के पीछे पीछे फीड करने भाग रहे थे। अब और मत भागो, चलो चावल खा लो। अनएक्सपेक्टेडली, इससे पहले कि उनकी बात पूरी होती, उनकी पत्नी दहाड़ी। उसने अपना हाथ उठाकर उनके हाथ का राइस बोल जमीन पर गिरा दिया। पोर्सलिन का कटोरा चकनाचूर हो गया, खाना पूरी तरह फैल गया। लेकिन वो औरत एक आउट ऑफ कंट्रोल बीस्ट की तरह वायलेंटली जमीन पर कूदी, दोनों हाथों से खाना नोचने लगी और फ्रैंटिकली उसे निगलने लगी। ये देखकर ली क्यांग्यू को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो जल्दी से आगे बढ़े, थोड़ी ताकत लगाकर अपनी पत्नी को अपने गले से लगाया। फिर उन्होंने साइड से एक क्लीन स्पून उठाया और पेशेंटली धीरे धीरे खाना उसके मुंह में डालने लगे। इस मोमेंट पर शेन लैंग, जो जिस दरवाजे से अंदर एंटर हुआ था और ये पूरा प्रोसेस देख चुका था, वो टाइटली अपने माथे को फ्राउन लगा। उसके दिल में एक अनस्पीकेबल सेल्फ ब्लेम सर्ज होने लगी। सबको पता था कि पहले स्वॉर्ड किंग अपनी पत्नी को एक कदम भी छोड़कर नहीं जाते थे, पर इन पिछले कुछ महीनों में अपना शेन लैंग से किया हुआ प्रॉमिस निभाने के लिए ली क्यांग्यू ने हेल्पलेसली अपनी पत्नी को स्काई ज़ेन सी पवेलियन में छोड़ दिया था।
पर प्रॉब्लम ये थी कि आखिरी बार जब उसने स्वॉर्ड किंग की पत्नी को देखा था तो वो इतनी क्रेजी नहीं थी, और अब सिर्फ कुछ ही महीने बीते थे अनएक्सपेक्टेडली अपने हस्बैंड की केयर के बिना उसने सच में अपनी सैनिटी का वो आखिरी टुकड़ा भी खो दिया था और कंप्लीटली किसी बीस जैसी हालत में रिड्यूस चुकी थी। आधे घंटे बाद ली क्यांग्क्यू ने आखिरकार अपने हाथ का खाना खिलाने में 9 बुल्स एंड 2 टाइगर्स लगा दी थी। उनका पूरा शरीर हेविली हाफ रहा था और वो थककर कुर्सी पर कोलैप्स गए। इस वक्त शेनलांग आगे बढ़ा और गिल्ट से भरे चेहरे के साथ बोला, सीनियर स्वॉर्ड किंग, आई एम वेरी सॉरी। इस बार ये मेरी जजमेंट की एरर थी। उस वक्त मैंने आपको अपनी पत्नी को स्काइज एंड सी पवेलियन भेजने का प्रपोजल इसलिए दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि दुनिया के नंबर 1 पवेलियन की कैपेबिलिटी के हिसाब से उनके पास इन्हें क्योर करने का कोई ना कोई तरीका डेफिनेटली होगा। पर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जबकि उनके पास क्लियरली एबिलिटी थी तब भी उन्होंने किसी भी तरह की मदद करने से पूरी तरह रिफ्यूज कर दिया। ली क्यांग्क्यू ने यह सुनकर आह भरी। यंग मास्टर शेन, आपको खुद को ब्लेम देने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मेरा वजन इतना लाइट है कि मैं स्काइज एंड सी पवेलियन की नजरों में जगह नहीं बना सकता, इसीलिए उन्होंने इन्हें बचाने से इनकार कर दिया। शेनलांग ने डिस्डेन के साथ स्नॉट किया। फिर वो सीधा टेबल की तरफ गया और मेथोडिकली एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट को ऑर्गेनाइज करते हुए डीप आवाज में बोला, सीनियर, आपको खुद की औकात को इतना छोटा दिखाने की क्या जरूरत है? वो स्काइज एंड सी पवेलियन उतना नोबल और सीक्रेट नहीं है जितना दुनिया उनकी तारीफ करती है, क्योंकि उन्होंने आपकी पत्नी को बचाने से इनकार कर दिया है। तो अब हम मेरे मेथड से चलेंगे। बस प्रॉब्लम यह है कि आपने खुद प्रोसेस देखा है, इसमें एक सर्टेन रिस्क है। ये सुनने के बाद ली क्यांग्क्यू की आंखें अचानक कंडेंस हो गईं और उन्होंने फर्मली कहा, कोई नुकसान नहीं यंग मास्टर शेन, आप बस आगे बढ़िए और करिए। शेनलांग ने सिर हिलाया और आगे बोला, आपकी पत्नी की बॉडी में कर्स्ड पॉइजन है। ओरिजिनली अगर कॉमन सेंस के हिसाब से देखूं तो मुझे सिर्फ बिग फूल के गोल्डन ब्लड लाइन एसेंस को यूज करना होता ताकि ये सारे कर्स्ड बग्स बॉडी से बाहर अट्रैक्ट लिए जाएं। पर सबसे बड़ी ट्रबल अब ये है कि ये कर्स्ड पॉइजन एक लंबे अरसे से उनकी लाइफ को मेंटेन करने का सोर्स बन चुका है। अगर उन्हें जबरदस्ती अलग किया गया तो ये बिल्कुल एक वेनमस स्नेक की तरह होगा जिसके बिना वेनम के वो बुरी तरह वीक होकर मर जाएगी। और राइट नाउ बिना कर्स्ड बग्स को बॉडी से निकाले इनकी बॉडी में मौजूद सिवियर पॉइजन को एलिमिनेट करने का मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है, कॉम्बैट पॉइजन विद पॉइजन। पहले मैंने जू यिन की बॉडी के कर्स्ड पॉइजन और आपकी पत्नी की बॉडी के कर्स्ड पॉइजन का यूज करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और मैंने पाया कि जब ये दोनों कर्स्ड पॉइजन्स फ्यूज होते हैं तो इनके बीच म्यूचुअल किलिंग और रिस्ट्रेंट का स्टेट अपीयर होता है। तो अब हम लार्ज अमाउंट में कर्स्ड बग्स को उनकी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे जो न्यूरोटॉक्सिन्स कैरी करते हैं ताकि उनकी बॉडी के ओरिजिनल कर्स्ड पॉइजन को रिस्ट्रेन किया जा सके। यहां तक बोलने के बाद शेनलांग रुका, पलटकर ली क्यांग्क्यू को देखा और एक बेहद सोलम टोन में बोला, सीनियर, इसमें कुछ अनसर्टेन फैक्टर्स हैं जो मुझे आपको एडवांस में इन्फॉर्म करने होंगे। अगर एक बार न्यूरोटॉक्सिन वाले कर्स्ड बग्स ज्यादा स्ट्रांग निकले तो ऐसी सिचुएशन अकर हो सकती है जहां मैडम के पास मौजूद सिवियर पॉइजन ठीक से न्यूट्रलाइज नहीं हुआ होगा पर ओरिजिनल कर्स्ड बग्स जहर से मर जाएंगे। तुरंत उसने ली क्यांग्क्यू की नजरों में देखा और कंटिन्यू किया, इन शॉर्ट सीनियर, मैं इस मैटर को लेकर सिर्फ 70% श्योर हूं। बाकी का 30% रिस्क ये है कि अगर ये फेल हो गया तो आपकी पत्नी इंस्टेंटली अचानक मर सकती है। शेनलांग के इस आखिरी सेंटेंस के दौरान ली क्यांग्क्यू चुप हो गए। काफी देर बाद उन्होंने फर्मली अपनी आंखें ऊपर उठाईं और बोले, यंग मास्टर शेन, डू इट। मैं ली क्यांग्क्यू ने अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी का बुरा नहीं किया है। मेरा अपनी पत्नी के प्रति ये प्यार, मुझे विश्वास है कि इसे हेवन का आशीर्वाद मिलेगा। इस बार ये कंप्लीटली सक्सीड होगा। शेनलांग ने फॉर्मली स्वॉर्ड किंग की पत्नी के ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया। हालांकि कहने में लगता था कि सिर्फ पॉइजन को पॉइजन से कॉम्बैट करना है, पर इसका ऑपरेशन प्रोसेस बेहद कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस था। इस पूरी थेरेपी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन न्यूरोटॉक्सिन कर्स्ड बग्स को इंजेक्ट करना था, टॉक्सिसिटी का धीरे धीरे फेड होने का वेट करना था, और उसके बाद सीक्वेंस में सेकंड और थर्ड जनरेशन कर्स्ड बग्स इंजेक्ट करने थे। और इस सब में सबसे डेंजरस स्टेप ठीक यही पहला स्टेप था। सबको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन कर्स्ड बग्स की टॉक्सिसिटी इतनी एक्सट्रीमली फियर्स थी कि उसको गॉडेस शू यिन भी रेजिस्ट नहीं कर पाई थी, पर बात सिर्फ इतनी थी कि सिर्फ वही स्वॉर्ड किंग की पत्नी के अंदर वाले सिवियर पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर सकता था। और ये क्रूशियल स्टेप वही 30% रिस्क था जिसके बारे में शेनलांग सबसे ज्यादा अनसर्टन था। अगर फर्स्ट स्टेप फेल हुआ तो स्वॉर्ड किंग की पत्नी इंस्टेंटली मर जाएगी। काफी देर बाद शेनलांग एक स्पेशली मेड प्रोटेक्टिव सूट पहने हुए था। उसने सिरिंज उठाई और केयरफुली कर्स्ड पॉइजन को निकालने लगा, साथ ही डीप आवाज में इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, सीनियर स्वॉर्ड किंग, कृपया मैडम की बॉडी के सारे एक्यूपॉइंट्स को सील कर दें। तंग्यान, तुम वहां गार्ड करो और हर वक्त मेरे ऑर्डर का वेट करना। कुछ ही देर बाद जब सब तैयार हो गया, शेनलांग ली क्यांग्क्यू के पास गया और बोला, सीनियर, हम अब शुरू कर रहे हैं। बाद में चाहे मैडम के साथ जो भी एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो, आपको मौत आने तक उन्हें टाइटली पकड़कर रखना होगा। इसमें हाफ अ बिट गलती नहीं होनी चाहिए। बोलने के बाद उसने बिना हेजिटेशन के पूरा कर्स्ड पॉइजन स्वॉर्ड किंग की पत्नी की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, और इंजेक्शन एंटर होते ही उनकी ब्रीदिंग और हार्ट बीट अब्रप्टली रुक गई। इसके बाद उनकी पूरी स्किन ऐसी स्पीड से इनकम्पैरेबली स्टिफ होने लगी कि वो नंगी आंखों से दिख रही थी। ये एग्जैक्टली वही सिम्टम थे जो पहले शू यिन को थे। हालांकि ये स्टेट मुश्किल से हाफ अ क्वार्टर ऑफ एन आवर तक ही चली। स्वॉर्ड किंग की पत्नी, जिसकी हार्ट बीट और ब्रीदिंग वापस आ गई थी, अचानक उसके गले से 20 जैसी रोज फूट पड़ी और फिर वो पूरी तरह कंप्लीटली क्रेजी हो गई। उस मैनिक से स्ट्रगलिंग बॉडी ने सच में ली क्यांग्क्यू द्वारा लगाए गए सारे एक्यूपॉइंट्स को फोर्सफुली ब्रेक कर दिया। शेनलांग ने यह देखकर जल्दी से रिट्रीट किया और स्टर्नली चिल्लाया, सीनियर, टैंगयान, जल्दी इन्हें पकड़ो। ये देखकर दोनों ने एक पल की भी देरी नहीं की। दोनों ने अपनी इनर स्ट्रेंथ एक्टिवेट की और आगे बढ़कर उसको सप्रेस किया। इस मोमेंट पर स्वॉर्ड किंग की पत्नी इन्फिनिटली स्ट्रांग बन चुकी थी। दोनों को अपनी सारी ताकत लगाने के बाद भी उसे होल्ड डाउन में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। इसके तुरंत बाद एक और टेरेबल सीन अपीयर हुआ। स्वॉर्ड किंग की पत्नी के मांस और स्किन के अंदर
ऐसा लग रहा था जैसे थाउजेंड्स ऑफ कर्स्ड बग्स एक के बाद एक तेजी से भाग रहे हों और बॉडी से बाहर आना चाहते हों। अचानक उसने एक श्रिल रोर मारी। शेन लैंग ने इस गैप का फायदा उठाया, जल्दी से आगे बढ़ा और सेकंड डोज कर्स्ड पॉइजन का लगा दिया। जैसे ही इंजेक्शन बॉडी के अंदर गया, स्वॉर्ड किंग की पत्नी इंस्टेंटली शांत हो गई। पर यह कामनेस सिर्फ कुछ ही सांसों तक चली और एक न्यू राउंड की मेनिया और स्ट्रगल वापस से इरप्ट हो गई। हालांकि अपनी ऑब्जर्वेशन से शेन लैंग ने पाया कि इस बार की मेनिया पहली बार के कंपैरिजन में ऑब्वियसली काफी वीक थी। इसके बाद एक बार, दो बार, इसी तरह रिपीटेडली 13 टाइम्स इंजेक्शंस लगाए गए जब तक सबके सब थक हार कर एग्जॉस्ट नहीं हो गए। स्पेशली शेन लैंग, जो सबसे ज्यादा हैगर्ड था, क्योंकि हर बार कितना न्यूरोटॉक्सिन कर्स्ड बग्स इंजेक्ट करना है, कौन सी जनरेशन का यूज करना है और इंजेक्शंस के बीच का इंटरवल टाइम क्या होगा, ये सब कंप्लीटली शेन लैंग के एक्सरे विजन की डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन और इनकंपैरेबली प्रिसाइज कैलकुलेशंस पर डिपेंड कर रहा था, ताकि कुछ भी गलत ना हो। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो स्वॉर्ड किंग की पत्नी डायरेक्टली एक्सप्लोड होकर मर जाती। जब न्यूरोटॉक्सिन कर्स्ड बग्स का आखिरी नीडल बॉडी के अंदर इंजेक्ट हुआ, शेन लैंग की प्यूपल्स फियर्सली श्रिंक और तभी एक मिरेकल हो गया। स्वॉर्ड किंग की पत्नी की स्किन, जो पहले किसी टोड की तरह पिच से भरी थी, वो इंच बाय इंच स्मूथ और फ्लैट होने लगी थी और वो किसी बीस्ट जैसी हंच्ड बॉडी भी स्लोली स्ट्रेच आउट लगी और उसने अपना ओरिजिनल ह्यूमन शेप आउटलाइन वापस ले लिया। बगल में ली क्यांग्यू ये सीन देखकर जॉय के आंसू रोने लगे और एक्साइटेडली चिल्लाए, सक्सेस यंग मास्टर शेन, आप सक्सीड हो गए। उसी शाम 1.5 घंटे के लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद स्वॉर्ड किंग की पत्नी ने आखिरकार उस फिल्दी टोड स्किन की परत को पील ऑफ दिया और कंप्लीटली एक ऑर्डिनरी पर्सन की फॉर्म में वापस आ गई। शेन लैंग चलकर आगे आया उसकी रिकवरी सिचुएशन ऑब्जर्व करने। नॉट बैड, स्किन रिकवरी की स्टेट मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा बेटर है, पर अगर इन्हें पहले की तरह कंप्लीटली रिकवर करना है तो लगता है इसमें कम से कम और 1-2 साल लगेंगे। ये सोचकर वो पलटा और ली क्यांग्यू को देखा, जो सॉलम फेस के साथ साइड में गार्ड कर रहे थे। सीनियर, अब आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इस लास्ट जनरेशन के न्यूरोटॉक्सिन कर्स्ड बग्स का पावर सिर्फ बॉडी को पैरालाइज करना था। आने वाले हाफ मंथ के अंदर इसकी टॉक्सिसिटी कंप्लीटली डिसिपेट हो जाएगी और जो बचा कुचा रेजिडुअल पॉइजन है वो ह्यूमन बॉडी के खुद के मेटाबॉलिज्म के जरिए बाहर आ जाएगा। उस वक्त तक आपकी पत्नी वेकअप सकेगी और आप उनसे एक प्रॉपर वेकअप मुलाकात कर पाएंगे। सच में वेकअप, सच में वो उठ सकती है? ली क्यांग्यू का गला भराया और वो खुद में बड़बड़ाए। इस मोमेंट पर उनके दिल में पिछले 10 साल से ज्यादा जमा हुई सफरिंग इंस्टेंटली गर्मा गर्म आंसुओं में बदलकर बह निकली। उनकी पत्नी आखिरकार इस कर्स्ड पॉइजन के टॉर्चर से आजाद होने वाली थी। शेन लैंग ने चुपचाप इस सीन को देखा और सेंसिबली टांग यान को इशारा किया, चलो हम पहले बाहर चलते हैं।